Shri Lakshmi, where is your table and chair? Hello, sir. Yes. Sir, I'm sitting on a bed, sir. Why? Chair and table आपने बोला था ना आपको मैंने. Yeah, I'm keeping the table, short table, sir. I'm taking But support of no, wall. no, no. Take a chair है ना. अगली बार से कल से Okay, sir. आपको प्रॉब्लम होती है ना इसलिए. Yes, sir. ठीक है. Okay, sir. Thank you, sir, asking. Hello, good evening to everyone. I hope you are in best of your health. और अगर हेल्थ में अच्छे नहीं रहेंगे तो आप पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे, है ना. तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये लॉन्ग जर्नी है, आपको अपनी हेल्थ भी अच्छी रखनी है. अंडरस्टूड. देवर्षि, अभी तक आपका वीडियो ठीक नहीं हुआ है. हिमांशु, शेख, अंचित, यस, भावेश. हेलो यस भावेश. सर, एक्चुअली जब आप पढ़ाते हो ना तो मैं कैमरा ऑफ कर लेता हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है. मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना तो मतलब मेरे को आपकी जो इस शेयरिंग स्क्रीन है ना वो ब्लैक दिखती है सर पूरी. मतलब ठीक केवल ब्लैक दिखती है, कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए ठीक थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर. ठीक. थैंक यू सर. वाईफाई नहीं लगवाया क्या भावेश? हेलो हाँ भावेश, वाईफाई. सर, मेरे ना एयरटेल का मतलब मेरे सिम पे बहुत अच्छा स्पीड आता है इस वजह से. अच्छा पर वो क्या ठीक. मतलब मेरे क्या अंदर वाले पोर्शन में आता है, हॉल में थोड़ा सा दिक्कत है सर. ठीक है. जनरली अंदर ही रहता हूँ, पर अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो ठीक. थोड़े से दिन की और बात है. थैंक यू सर. कोई डाउट किसी भी चीज में? अभी तक मार्केट से पैसा बोरो करना सीख गए हो? यस श्री लक्ष्मी. Sir, can you explain me the legal tender once again? यस विल एक्सप्लेन. लीगल टेंडर इज मींस उसको फिएट मनी होना चाहिए और साथ में उसको कोई रिफ्यूज ना करे. दैट मींस इट इज अ लीगल टेंडर. तो अगर कोई रिफ्यूज कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आप टोमेटो वाले को दो, सब्जी वाले को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लो भैया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो 100 रुपए की, है ना. वो ईंटा खींच के मारेगा आपको. दैट मींस इट इज नॉट अ लीगल टेंडर, है ना. Yes, sir. Thank you, sir. यस साहू साहब बताइए. Sir, can outside citizen of India take your share which is available in India? एनीवन कैन टेक द शेयर. कोई भी परचेज कर सकता है. Anyone? Okay, sir. Okay. Thank you. यस एनीवन एल्स? आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाथ नीचे कर लो साहू साहब. सब लोग रिवाइज कर रहे हो ना? अपनी हालत देखी थी ना आपने एमसीक्यू में, और रिवाइज नहीं करोगे तो एमसीक्यू में यही हालत रहेगी. यस देवर्षि. सर आपने जो करंट अफेयर्स का क्लास करवाया उसमें क्या क्वेश्चन पूछे थे सर? क्वेश्चन तो कुछ नहीं देखे. एक्सटर्नल बेंचमार्क.
पूछा था मैंने एक्सटर्नल बेंचमार्क के बारे में बताने के लिए। ओके सर। आई होप कि अभी तक आपको सब कुछ क्लियर है। मार्केट से पैसा बोरो करना आप सीख चुके हैं, है ना? अब जाके बोरो वोरो करके लाओ यार। क्यों बैठे हो फालतू में? जब कैपिटल मार्केट हम पढ़ेंगे, विल आल्सो टेल यू हाउ टू बाय शेयर्स, कैसे हम बाय कर सकते हैं, आईपीओ क्या होता है, जो लॉन्च होते रहते हैं उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। जस्ट डू नॉट वरी, वेट फॉर द अप्रोप्रिएट टाइम, इट विल कम, है ना? देखिए सब लोग पढ़ाते बहुत लोग हैं, है ना? ऐसा तो है नहीं कि मैं पहला आदमी हूँ जो पढ़ा रहा हूँ इकोनॉमी आपको। अपनी इकोनॉमी पहले भी बहुत लोगों से पढ़ी, अदर इंस्टीट्यूट से भी पढ़ी है। पढ़ाने का एक फ्लो होता है, अगर फ्लो समझ लेंगे, क्योंकि अगर मुझे कोई चीज आती नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नहीं आती, और मैं हमेशा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करता रहूं, है ना, कुछ नहीं पढ़ने वाला आपको, है ना? मैं हमेशा जीडीपी की बात करता रहूं कि जीडीपी बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, पर जीडीपी ही ना बताऊं आपको तो फिर तो बंटा ढार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि वो फ्लो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एक चीज के बाद ही दूसरी चीज आ सकती है, तो उस फ्लो में ही चलेंगे, उस मैनर में ही चलेंगे, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो और आप चीजों को खुद समझ सको और रटना ना पड़े आपको। मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि रटना ना पड़े। आप रिवाइज करो, ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आ रही है, तब मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही तरीके से पढ़ा है ना? अगर आपने रटा उसको बहुत ज्यादा, फैक्ट्स तो रटने पड़ेंगे, अप्रॉक्स 70% हमारा कंजम्पशन है ना, 30% का अप्रॉक्स इन्वेस्टमेंट है, ये सब तो ठीक है, थोड़ा बहुत तो मतलब चलता है, लेकिन बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो रटने ना पड़े, क्योंकि यूपीएससी की प्री में अगर आप सवाल देखेंगे, रट्टेफिकेशन से सवाल आपसे सॉल्व नहीं होंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझ रखा होगा, आपको बहुत चुटकियों में सवाल हो जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि इकोनॉमी के सारे हो गए आपसे, अब बाकी जो बचे हैं तो आप उनको कर लेते हैं। तो इकोनॉमी में अगर 15 से 20 सवाल आए, आपने 20 सवाल सही कर दिए, बाकी बस 40-50 सवाल और बचे, उतना कर दो, काम खत्म, 70 ओवर। पेन वन रख दो, बोले ओले भरना बंद कर दो। 30 सवाल, 30-35 सवाल आप मतलब 25 सवाल तक छोड़ ही सकते हो, 75 सवाल कर दो तो भी सेफ रेंज में। रेंज डिपेंड करता है कि आप कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपकी एक्यूरेसी कैसी है ना? अभी एमसीक्यू करवा रहा हूं मैं, आप लोग ऐसे जवाब दे रहे हो, तो वहां पर आपको समझना पड़ेगा कि आपने कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी फिर नहीं पाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सवाल था, मैंने आपको समझाया भी तो कॉन्सेप्ट से ही समझाया, कोई अलग चीज तो मैंने बताई नहीं भाई। ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ चीज अलग सेट कर दी हो अपनी इंटेलिजेंट दिखाने के लिए, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ और इस वजह से सवाल सॉल्व हुआ, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया। जो मैंने आपको पढ़ाया सिर्फ उसी से मैंने बताया कि उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके कि भाई ऐसा ही होगा इसमें, और कोई अलग सी चीज तो मैंने आपको बताई नहीं। तो आपको समझना पड़ेगा कि वही चीज आपने पढ़ी है, वही चीज दूसरे ने पढ़ी है। मैं पढ़ा यहाँ पर 60-61 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अगर 60 to 61 लोग पढ़ रहे हैं मुझसे, तो अगर बाकियों का सही हो रहा है, आपका सही नहीं हो रहा, तो समझिए कि मैं बराबर सबको पढ़ा रहा हूँ, यानी आप में ही कोई कमी है, अदरवाइज फिर वो सवाल आपसे सॉल्व क्यों नहीं हुआ, है ना? क्योंकि बाकी सब भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, आप अकेले तो हो नहीं, इसलिए किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकता है। जैसे ही 4-5 मिनट होंगे हम स्टार्ट कर देंगे अपने टाइम पर। चलिए किसी से सवाल पूछता हूँ, कौन आउटपुट बताएगा मुझको आज? किससे पूछता हूँ? पंकज से पूछता हूँ। पंकज बताओ कि मार्केट से पैसा कैसे बोरो करेंगे, मुझे समझाओ। अच्छा, लेट यू नो, आप टीचर हो और हम सबको समझाओ कि किस तरह से मार्केट से पैसा बोरो करेंगे जब तक ये गेम चल रहा है, जब तक सब लोग ज्वाइन हो रहे हैं। सर मार्केट से पैसा दो मीन से बोरो किया जा सकता है। फर्स्ट मीन जो है तो उसमें हम शेयर इशू कर सकते हैं, और जो सेकंड मीन है उसमें बॉन्ड्स होगा या डिबेंचर होगा, वो इशू करके हम मार्केट से पैसा बोरो कर सकते हैं। तो दोनों में ये अंतर क्या है? मार्केट से पैसा जो शेयर रहता है, तो शेयर कंसेप्ट ऐसा रहता है उसका कि उसमें प्रॉफिट या लॉस जो होगा, तो उसमें प्रॉफिट में भी और लॉस में भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो वो कीवर्ड कीवर्ड अगर कीवर्ड एक तो कीवर्ड है बस, कीवर्ड पकड़ना सीखो दोस्तों। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड शेयर्स का कीवर्ड है ओनरशिप। यस यस, कलेक्टिव ओनरशिप। और फिर बॉन्ड्स
बॉन्ड का कंसेप्ट ऐसा है कि अगर मतलब कुछ लिमिट तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ सर, आ एक्सप्रेस रहा ही है तो करना है मतलब। बॉस है ना, एक्सप्रेस ही तो करना है, और क्या सिखा रहा हूँ मैं, है ना, कुछ दिनों में तुम ही लोग पढ़ाओ, हम बंद कर देंगे एक्सप्रेस करो ना, मतलब एक्सप्रेशन ही तो है। सेकंड। देखो मैं बताता हूँ, दो कैंडिडेट होते हैं, एक कैंडिडेट को बहुत धांसू आता है, बहुत अच्छे से आता है उसको, कॉन्सेप्ट उसके बहुत मजबूत है, लेकिन वो लिखने में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। एक दूसरा आदमी है, एक दूसरा कैंडिडेट है जिसको नॉर्मल एवरेज जो है उसकी नॉलेज है ना, उसको लगभग लगभग ठीक ठाक आता है, लेकिन उतना नहीं आता जो पहले कैंडिडेट को आता है, पर वो एक्सप्रेस बहुत बढ़िया करता है और वो लिखता बहुत बढ़िया है। ऐसा लिख देगा कि आपका मतलब मन मुग्ध हो जाएगा कि वाह क्या लिखा है, इसको तो बहुत नॉलेज होगी, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है आपको, उसको मार्क्स जरूर ज्यादा मिलेंगे, है ना। तो एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी तो है भाई ठीक है, कौन सर और बताओ, बताएगा? हाँ चलो बताओ बताओ, ट्राई करो, फ्रीडम है तुमको यहाँ पर, मस्त। बॉन्ड का कंसेप्ट ऐसा रहता है कि अगर मुझे ओनरशिप नहीं चाहिए तो हम्म एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे हम्म। मैं जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है वो विथ इंटरेस्ट रिटर्न कर सकता हूँ और रिटर्न ले सकता हूँ। मुझे रिटर्न चाहिए, मतलब एक अच्छा यस खासा ठीक ठाक यस मुझको रिटर्न मिल जाए यस बस, यस है ना। सर। डिपॉजिट पे आपको 5 से 6% का या 2 से 3 4% का इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो आप चाहते हैं कि आपके जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर कम से कम 8-9% का रिटर्न मिल जाए, तो आप चाहते हैं कि डिवेंचर जो है उनको मैं खरीद लूं, ताकि उसमें उसमें कोई रिस्क एलिमेंट नहीं है ना। यस यस, मानसी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? नहीं सर, ये बॉन्ड एंड शेयर्स ठीक बताना ठीक था। ठीक। ये तो मैं आराम से अपने आप, जब मैं कहूंगा हैंड रेस करने के लिए तभी रेस कीजिएगा, अभी तो मैं ऐसे ही टांग खींच रहा हूँ आप लोग की। अच्छा कौन बताएगा? आकांक्षा दुबे को तो आता है, इनसे पूछने का सवाल, कुमार राहुल से पूछते हैं। कुमार राहुल, आप बताइए बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट, है ना अच्छे से समझा देना, ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं तुमको। Am I audible, sir? यस तो बॉन्ड यील्ड से हम मतलब ये बॉन्ड प्राइस और ये बॉन्ड यील्ड। एक्सप्लेन करो, हम बच्चे हैं एकदम, हमको कुछ भी नहीं आता है ना, अभी अभी पैदा हुए हैं और जस्ट आपकी क्लास में बैठ गए, एंड यू आर माय टीचर, जैसे एक्सप्लेन मी कि ये बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट है क्या। सपोज हमने 100 रुपीज का एक बॉन्ड परचेज किया, कर लिया। उसके बाद से हमने अपने किसी दोस्त को सेल कर दिया 102 रुपीज में, ठीक है। ठीक है। 8% का इंटरेस्ट था और 1 साल के लिए था वो। हम्म तो इमरजेंसी में हमने उसको 102 रुपीज में सेल कर दिए। हम्म। तो मेरे दोस्त, इमरजेंसी में क्यों सेल किया? इसमें तो लोगों ने खूब आपसे मतलब डिमांड की मुझे ना। मनी की जरूरत थी इसलिए मैंने उसे दे दिया, सो दैट ठीक, मुझे ये ये भी ठीक है, लॉस भी चलो ना हो और उसे profit। ठीक है। तो फिर उसमें मुझे उस दोस्त को प्रॉफिट होगी 6 रुपीज इंटरेस्ट हम्म। डिवाइडेड बाय द मनी 102 रुपीज इंटू ठीक 100। है। ओके। इससे हमारे बॉन्ड यील्ड आ जाएंगे। जैसे बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होगा तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड कुमार राहुल, बहुत अच्छी बात है यार। जैसे ठीक है बाकी जो लोग मुझे दिखते नहीं, मैं उनसे पूछना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहे, तो मुझसे पूछो क्या है ना। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, 8:30 हो गया है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन। वीडियो का सिंबल आता है बगल में, उसको क्लिक करते हैं, वीडियो ऑन हो जाती है, जो भी पूछ रहा है अभी, ठीक है। अगली बार से जो लेट आएगा 8:30 के बाद, उसको एडमिट नहीं करूंगा, है ना, बार बार बहुत परेशानी होती है।
ज्योति कुछ पूछना चाह रही हैं आप? नहीं सर, बस ये बता रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सो मैं ठीक है, वीडियो ऑन नहीं, मैं बेड में हूँ एक्चुअली, सो आई डोंट वांट टू टर्न ऑन माय वीडियो टुडे। इज इट क्या हो गया आपको? सर ऐसे ही मौसम की वजह से बुखार एंड ऑल, तो मैं नोट्स नहीं बना रही हूँ, आई एम जस्ट सीइंग द क्लास ओनली। ख्याल रखिए अपना, ठीक है? ओके, थैंक यू। आप सभी लोग ख्याल रखिए, बल्कि, है ना, मौसम चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, और आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। और एक बार जब हॉल्ट लग जाता है ना, पॉज लग जाता है, फिर से वो स्पीड पकड़ने में बड़ी दिक्कत होती है, फिर आप उसी जोन में आते नहीं हो, बहुत देर लग जाती है जोन में आने में, तो वो बड़ा टाइम कंज्यूम हो जाता है। चलिए, विल स्टार्ट विथ दिस। तो हमने कल पढ़ा था कि हम मार्केट से पैसा दो तरीके से बोरो कर सकते हैं। एक तो हम किसी को अपनी कंपनी में मालिक बना दें, उसको शेयर्स इशू कर दें ताकि वो अपनी कंपनी में ओनरशिप ले ले और हमको पैसा दे दे। तो एक पैसा निकालने का तरीका लोगों से ये हो गया। दूसरा है हम उनको बॉन्ड इशू कर दें ताकि वो आराम से हमको पैसा दे दे, और हम उनको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, जितनी भी मैच्योरिटी पीरियड है उस बॉन्ड की, उसके बाद उसको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस कर देंगे। हमारी बात खत्म हो गई। ना उनको प्रॉफिट में प्रॉफिट शेयर करना है, ना लॉस में लॉस बियर करना है, उनको तो सिर्फ मतलब है कि एक फिक्स जो है उनको रिटर्न मिल जाए, बस बात खत्म हो गई। और यहाँ पर हमने बात की थी कि शॉर्ट टर्म के लिए भी किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी किया जा सकता है। 1 साल को हमने क्राइटेरिया मान लिया था। 1 साल से पहले वालों को हमने बोला था कि वो मनी मार्केट में होंगे, 1 साल से बाद वाले जो होंगे वो कैपिटल मार्केट में होंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट होते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया था, बेस्ड ऑन सिक्योरिटीज टाइम पीरियड। व्हाट इज सिक्योरिटीज? सिक्योरिटीज का मतलब है बॉन्ड्स एंड शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? सिक्योरिटीज बोलते हैं, ठीक है? और ये है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में ये पीस ऑफ पेपर है, ये पीस ऑफ पेपर है जिनको हम बेसिकली ट्रेड कर रहे हैं। ये पीस ऑफ पेपर है जिसकी वैल्यू जो है डिटरमाइन हो रही है, जिसकी वजह से जो आपने पैसा दिया उसकी वजह से उतनी वैल्यू उसकी डिटरमाइन हो रही है। तो फाइनेंशियल मार्केट के 2 पार्ट हैं, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। 1 साल से कम वाले को हम बोलते हैं मनी मार्केट, 1 साल से ऊपर वाले को जो सिक्योरिटीज होती हैं वो मिलते हैं कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, से भी रेगुलेट करता है। डन, इतना आपने समझा था। मान लीजिए ये कंपनी है और ये कंपनी मैंने शुरू की, मान लेते हैं अभी के लिए, है ना, ये कंपनी मैंने शुरू की, और मैं जब शेयर्स इशू करने गया तो मोदी साहब ने कहा कि ये लड़का ठीक है और इससे शेयर्स मैं बाय कर लेता हूं। तो मोदी साहब ने क्या किया कि मैंने जितने भी शेयर्स इशू किए 90% शेयर्स जो है वो मोदी साहब ने बाय कर लिए। और समझिए कि मोदी साहब गवर्नमेंट है, अभी गवर्नमेंट की बात करो, है ना, मोदी साहब को मतलब गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट ने 90% शेयर्स होल्ड कर दिए, दैट मींस कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है। और मैं तो माइनॉरिटी में आ गया, मैं तो 10% शेयर होल्डर हूं। दैट मींस कि अब ये जो कंपनी है ये कैसी कंपनी है? ये गवर्नमेंट कंपनी है। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी कैसी कंपनी? जिस कंपनी में जिसकी ज्यादा ओनरशिप होगी वो वैसी कंपनी होगी। अगर प्राइवेट वालों की ज्यादा ओनरशिप है, यानी 50% से अगर ज्यादा प्राइवेट है तो प्राइवेट कंपनी है, अगर 50% से ज्यादा गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट कंपनी है। सिंपल लॉजिक। तो भाई शेयर्स थे क्या? ओनरशिप की बात कर रहे थे हम। तो अगर 50% से ज्यादा शेयर्स हैं इस कंपनी के, गवर्नमेंट के पास, तो गवर्नमेंट ही तो इस पूरी बिल्डिंग की मालिक हो गई। जितने शेयर्स है उतने मालिक हो गई। अगर मेजॉरिटी में गवर्नमेंट है, शेयर्स होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, दैट मींस कि जो डिसीजन मेकिंग होगी उसमें गवर्नमेंट का ज्यादा पार्ट होगा, गवर्नमेंट का ज्यादा रोल होगा। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी हमने कैसे अलग किया? सिंपल सी चीज है, हमने शेयर होल्डिंग देख ली। अगर शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के पास ज्यादा है तो गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट इंडिविजुअल के पास ज्यादा है तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी। डन, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब तो आप शेयर होल्डिंग से समझ रहे हैं कि क्या है चीज, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी चीज अगर हम यहां पर देखें तो कंपनी जो है 2 टाइप की हो सकती है, एक तो गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। नॉन गवर्नमेंट का मतलब प्राइवेट कंपनी आप मान सकते हैं। अब दूसरा एक टर्म होता है प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड, है ना। कंपनी का नाम होता है, जैसे कि नाम है महानदी कोल फील्ड लिमिटेड, तो ऐसा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी हो सकती हैं एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज भी हो सकती हैं। यहां पर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस क्या है, मान लेते हैं कि ये जो कंपनी मैंने बनाई थी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। तो मान लीजिए कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसी थी कि हम 60 लोग हैं, हम 60 लोगों ने सोचा कि चलो एक कंपनी बनाते हैं और इसकी ओनरशिप हम सब लोग शेयर कर लेते हैं, है ना। तो जितने भी शेयर्स हमने इशू किया, लेट्स से मैंने 60 शेयर्स इशू किए और हम सबने एक एक शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और हम 60 लोग अभी ओनर हैं। अब हम ये प्राइवेट इंडिविजुअल हैं जिसके बीच में ये शेयर्स हैं, और ये शेयर्स अब हम जो नए शेयर्स इशू कर रहे हैं वो हम किसी भी पब्लिक को, यानी पब्लिक मतलब किसी भी और इंसान को हम ये शेयर्स जो है बेच नहीं सकते। यानी ये कैसी कंपनी है? ये प्राइवेट लिमिटेड, यानी प्राइवेट लोगों पर ही लिमिटेड है। बाहर पब्लिक वालों को हम ये शेयर्स खरीद के नहीं दे सकते कि लो हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, आप खरीद लो।
यानी कोई भी पब्लिक वाला जो आदमी है, जो बाहर वाला आदमी है, वो हमारी कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकता। तो अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो इसके शेयर्स बाहर नहीं मिलेंगे, और अगर पब्लिक लिमिटेड है यानी हम ये बाहर शेयर्स जो है इशू कर सकते हैं, कोई भी पब्लिक का जो मेंबर है, आम आदमी भी जो है इसके शेयर्स को परचेस कर सकता है और इस कंपनी में ओनरशिप ले सकता है। तो अगर आप बात समझे, यहां पर सिंपल सी बात है, कंपनी दो टाइप की, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मतलब जिस कंपनी में गवर्नमेंट की मेजर शेयर होल्डिंग होगी, 50% से ऊपर होगी, वो गवर्नमेंट कंपनी है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है कि जहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स की 50% से शेयर होल्डिंग है, ऊपर शेयर होल्डिंग है, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड का मतलब क्या है? प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, वेयर द नंबर ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू 200, यानी 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर, आप शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। द शेयर्स आर नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक बट रादर ओन्ड एंड एक्सचेंज प्राइवेटली, यानी प्राइवेट लोग ही इसको शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ओन कर सकते हैं, इन्हीं के बीच में रहेगा। सो अ गवर्नमेंट कंपनी मे बी नेम्ड एज XYZ प्राइवेट लिमिटेड, यानी गवर्नमेंट कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है या पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, और प्राइवेट कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड का कॉन्सेप्ट ओनरशिप पर डिपेंड नहीं करता। ओनरशिप का कॉन्सेप्ट कहां पर है? ओनरशिप के हिसाब से हमने क्लासिफाई कैसे किया, गवर्नमेंट कंपनी या नॉन गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन हमने लिमिटेड यानी किसके पास शेयर होल्डिंग हो सकती है उसके हिसाब से अगर हमने देखा, भाई गवर्नमेंट कंपनी में भी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है या पब्लिक लिमिटेड हो सकती है, और नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है या पब्लिक लिमिटेड हो सकती है। तो सबसे पहले आप ये चार्ट बना लो, उसके बाद मैं आपको प्राइवेट लिमिटेड वाली चीज लिखवा देता हूं ताकि आप कभी भूले ना इस चीज को। डन, ठीक है। और थोड़ा हाथ ज्यादा तेजी से चलाओ, स्क्रीनशॉट मत लेना, उससे कोई फायदा नहीं है। प्रेशर में लिखने की आदत डालोगे तो मेंस में भी लिख पाओगे, आपके भलाई के लिए। अब लेना ही चाहते हो तो मैं मना नहीं कर सकता हूं आपको, लेकिन भला आपका उसमें होगा जब आप खुद से लिखोगे, अंडर प्रेशर आप लिखना भी सीखोगे तो मेंस में भी लिख पाओगे। नहीं तो मेंस में किसका स्क्रीनशॉट लोगे? एग्जामिनर का। तो कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, डिपेंडिंग अपॉन द ओनरशिप, यहां आप लिख सकते हो ओनरशिप के हिसाब से। एंड प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी भी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड हो सकती है। लिमिटेड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कितने लोगों तक लिमिटेड होगा, सिंपल सी बात है। देवर्षि अभी आते हैं आप पर भी, है ना, कंप्लीट तो होने दीजिए पहले। हाथ नीचे कर लो, अभी पूछूंगा मैं जब डाउट्स पूछने की बारी आएगी, अभी आप लिख लो पहले। ठीक है, अब यहां पर प्राइवेट लिमिटेड में लिख लीजिए, वेयर द नंबर ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड टू 200 एंड देयर इज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, यानी पब्लिक किसी और आदमी को आप शेयर्स जो है ट्रांसफर नहीं कर सकते। द शेयर्स आर नॉट अवेलेबल टू जनरल पब्लिक, the shares are not available to general public but rather owned and exchanged privately. Yes. So a government company may be named as XYZ private limited, बिल्कुल। नॉन गवर्नमेंट कंपनी को भी हम XYZ प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हैं। द प्राइवेट वर्ड डज नॉट refer to private ownership, rather it tells about whether the share of the company can be bought / sold publicly or not। तो अगर पब्लिकली बेच सकते हैं इसका मतलब पब्लिक लिमिटेड है, नहीं बेच सकते हैं प्राइवेट लिमिटेड है। अंडरस्टूड? यहां तक ठीक है? फास्ट।
अब जैसे हम सब लोग मार्केट जाते हैं, है ना, मार्केट में डमी को टी शर्ट पहनाकर, शर्ट पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है कि आपको पसंद आए तो आप ले लेना। दैट मीन्स कि वो शर्ट को लिस्ट कर दिया गया है। लिस्ट करने का मतलब है कि आपके सामने रख दिया गया है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, तो उसको हम बोलते हैं लिस्टेड। और अगर लिस्टेड नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनलिस्टेड है। तो शेयर्स जो है, जब मैं आपको कैपिटल मार्केट में आगे पढ़ाऊंगा भी, तो वहां पर जब हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है, यानी ऐसे मार्केट प्लेस होते हैं डिजिटल, तो वहां पर आप अपने शेयर्स को लिस्ट कर सकते हो ताकि कोई आकर खरीद सके उसे। तो अगर कर सकते हो तो पब्लिक लिमिटेड के केस में ही कर सकते हो, क्योंकि इनके ही शेयर्स आप पब्लिक को बेच सकते हो। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, किसके केस में पॉसिबल है, पब्लिक लिमिटेड के केस में पॉसिबल है कि आप शेयर्स को लिस्ट करें या तो ना लिस्ट करें। लिस्ट करने का मतलब है कि अगर आपने लिस्ट कर दिया तो कोई भी परचेज कर सकता है, और अगर अभी लिस्टेड नहीं है तो आपने किसी को बेचने के लिए ऑफर नहीं किया है, सिंपल सी बात है। तो अगर डमी ने टी शर्ट नहीं पहनी है और उस टी शर्ट को हमने अंदर छुपा कर कहीं रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कस्टमर उसको खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है। तो यहां पर लिस्टेड और अनलिस्टेड का कॉन्सेप्ट क्या है, लिस्टेड का मतलब है कि किसी स्टॉक एक्सचेंज में, किसी मार्केट में उसको लिस्ट किया गया कंपनी को, तो लिस्टेड कंपनी है। अगर नहीं किया गया तो अनलिस्टेड कंपनी है। और ये पब्लिक लिमिटेड के ही केस में होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो। अगर लिमिटेड है तो उसको पब्लिक लिमिटेड होना ही पड़ेगा अगर आप उसको लिस्ट करना चाहते हैं। तो अगर अनअकैडमी रोमन सैनी अगर उसको अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके शेयर्स को पब्लिक को बेचना चाहता है, तो उसे अपनी कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? डन? यस, ओके। सो आपने इतनी बात सीख ली, बहुत अच्छी बात है। बेसिक्स क्लियर कर रहे हैं, अभी तो बेसिक्स बना रहे हैं अपने। चलिए दो चार चीजों पर और बात करते हैं। नेशनलाइजेशन। तो मान लीजिए नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये मेरी कंपनी थी, उस कंपनी में पहले जो मैंने अभी ऊपर कंपनी दिखाई, उस कंपनी में पहले मेरे लेट्स से 100% शेयर्स थे, 100% शेयर्स थे, और मैंने इस कंपनी के शेयर्स को बेचना शुरू किया। मैंने लोगों को कहा कि आइए मेरे शेयर्स को खरीदिए, तो मोदी साहब आ गए कि हम खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट आकर इसको खरीदना शुरू की। तो गवर्नमेंट ने 1% खरीदा, 2%, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, और 50% के ऊपर भी मेरा शेयर्स खरीदने लगी। यानी ये जो कंपनी प्राइवेट कंपनी थी, अब ये कैसी कंपनी होने लगी, गवर्नमेंट कंपनी होने लगी। यानी इस कंपनी का नेशनलाइजेशन हो रहा है, राष्ट्रीयकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है मेजर शेयर होल्डिंग खरीद रही है इस कंपनी की। तो व्हाट वी मीन बाय नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स को खरीद लिया है। अब वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गया है, जो कि पहले गवर्नमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर था या तो था ही नहीं। गॉट द कॉन्सेप्ट? व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? जस्ट अपोजिट। लेट्स से मोदी साहब की कोई कंपनी है और उस कंपनी में गवर्नमेंट का जो शेयर है वो 100% शेयर है। गवर्नमेंट ने कहा कि हम शेयर्स को बेचना चाहते हैं। मैंने अपना हाथ खड़ा किया कि मैं खरीदना चाहता हूं, तो मैंने 1% खरीदा, 2%, 10%, 20%, एंड लेट्स से ऐसे करते करते मैंने जो है 51% शेयर्स खरीद लिए। अब 51% शेयर्स जो है तुषांत यादव के नाम पर है, बाकी 49% जो है गवर्नमेंट के नाम पर है। तो जो पहले गवर्नमेंट कंपनी थी, अब उसका प्राइवेटाइजेशन हो गया है, वो प्राइवेट कंपनी हो गई। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर आप तुषांत यादव है। आई बात समझ रही? बात समझ रहे आप लोग? इतनी क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस। तो नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, राष्ट्रीयकरण करना। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई आप उसको प्राइवेट इंडिविजुअल को अपने शेयर्स जो है बेच दिए, और मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के पास आ गई है। अभी प्राइवेट इंडिविजुअल जो है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ना, कई लोग हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। लेकिन गवर्नमेंट नहीं है मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग में, गवर्नमेंट अब माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग में है। तो गवर्नमेंट कह सकती है कि हम जो है पूरी तरह से बेचना चाहते हैं, पूरे शेयर्स ही बेचना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। बात समझ गए? अब गवर्नमेंट ये भी कह सकती है कि मैंने अपने 100% शेयर्स इशू किए हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा कि आप तुषांत यादव खरीद तो सकते हैं पर मेजॉरिटी में हम ही रहेंगे। तो हमने कहा कि सर फिर मैं कितना खरीद सकता हूं? तो उन्होंने बोला कि आप जो है 49% तक खरीद सकते हैं, यानी 49% शेयर्स खरीद सकते हैं, बाकी 51% में हम ही मालिक होंगे, गवर्नमेंट ही मालिक होंगे। अब वो हमारे माई बाप हैं, अब उनको हम मना तो कर नहीं सकते हैं। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ने मुझको ऑफर किया कि आप परचेज कर लीजिए शेयर्स। मैंने कहा कि ठीक है परचेज कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि देखो मेजॉरिटी में हम ही रहेंगे, माइनॉरिटी तुम रहोगे। तो कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने बेचा, अपने शेयर्स को बेचा, लेकिन गवर्नमेंट अभी भी क्या है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। तो गवर्नमेंट ने ये जो प्रोसेस किया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचे जरूर, पर मेजॉरिटी में अभी भी वो हैं। आई होप क्या बात समझ रहे हैं? तो हाउ डिसइन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन? जस्ट बिकॉज कि प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाता है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के केस में
government will remain at dominant position, government will retain its majority shareholding. Understood? भैया कोई भी दिक्कत है तो अभी पूछ लेना. And what is strategic disinvestment? जब डिसइन्वेस्टमेंट करते करते गवर्नमेंट ये भी बोलने लगी कि तुषांत यादव कोई बात नहीं यार, तुम 49% के ऊपर भी चले जाओ और मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग भी तुम ले सकते हो, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैंने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ले ली तो गवर्नमेंट की कंपनी क्या हुई? अब तो वो प्राइवेट कंपनी हो गई, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट. तो मतलब क्या हुआ? मतलब हमने ये दोनों बराबर बातें ही कर दी. तो प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, सिंपल सी एक ही बात है, दोनों अलग अलग बातें नहीं है. तो व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? इट इज जस्ट इक्विवेलेंट टू स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, दोनों में कोई अंतर नहीं है. तो स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट को ही प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं. यस अमल. सर डिसइन्वेस्टमेंट एंड नेशनलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? डिसइन्वेस्टमेंट में बेच रही है गवर्नमेंट, नेशनलाइजेशन में खरीद रही है गवर्नमेंट. अरे डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट पहले ही मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है, वो अपने शेयर्स को बेच रही है, बेचते बेचते कम करते करते वो 51% डोमिनेंट पोजीशन उसकी है और मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग उसकी है, लेकिन 49% उसने किसी और को बेच दिए, प्राइवेट इंडिविजुअल को बेच दिए, तो उसकी वजह से डिसइन्वेस्टमेंट हो गया. अगर 51% से ऊपर बेच देती तो उसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन हो जाता. नेशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि भैया पहले तो मैं हूं प्राइवेट इंडिविजुअल, मेरी कंपनी है, गवर्नमेंट ने खरीदना शुरू किया मुझसे, तो गवर्नमेंट खरीदते 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 51% पर पहुंच गई, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? प्राइवेट कंपनी को नेशनलाइज कर दिया, पब्लिक कंपनी बना दिया, गवर्नमेंट कंपनी बना दिया. तो नेशनलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन दोनों उल्टा है. गवर्नमेंट की रहेगी ना? किसमें किसमें? नेशनलाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट मेजॉरिटी तो रहेगी, तो गवर्नमेंट की ही रहेगी नेशनलाइजेशन, लेकिन प्रोसेस उल्टा है भाई साहब, समझो इस बात को. पहले कंपनी किसी और की थी, नेशनलाइजेशन करने के लिए आपने क्या किया? उसके शेयर्स को परचेज किया, गवर्नमेंट ने परचेज किया, तो उसको क्या किया? गवर्नमेंट कंपनी बनाया मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग लेकर. लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट के केस में पहले से ही गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर था, उसने अपने कुछ शेयर्स बेच दिए, लेकिन वो अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर बने रहेगा. इस केस में वो बेच रहा है. ठीक है, डन. समझ में आ गए चारों टर्म? यानी प्राइवेटाइजेशन और स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एक ही बात है, इसमें कुछ अलग अलग बातें नहीं है. नेशनलाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट में आप प्रोसेस समझ गए. नेशनलाइजेशन इज डिफरेंट, प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट. यस श्वेता. सर नेशनलाइजेशन मतलब अगर 51% गवर्नमेंट का और 49% प्राइवेट का है तो नेशनलाइजेशन हो जाएगा सर. हाँ, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर ये कौन है? अब ये कैसी कंपनी बन गई? जो पहले प्राइवेट कंपनी थी, अब ये कैसी कंपनी बन गई? गवर्नमेंट कंपनी. तो नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया. तो सर 100% जरूरी नहीं है नेशनलाइजेशन? 100% जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं जरूरी है. आप ले सकते हैं 100% भी, लेकिन अगर आपके पास 51% अगर शेयर होल्डिंग है तो बाकी 49% किसी और के पास है. तो जब बोर्ड उनका बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जब वो कंपनी के जो डिसीजन लेते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का 51% ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, बाकी किसी और के होंगे, तब वो म्यूचुअल कंसेंट पे पहुंचेंगे. तो अगर गवर्नमेंट को कोई भी हिंड्रेंस नहीं चाहिए उनके डिसीजन मेकिंग में, तो गवर्नमेंट पूरी खरीद सकती है. ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस. यस आकांक्षा सिंह. यस देवर्षि. प्रत्यूष. अरे अनम्यूट करो, बोलो. Sir, can you please explain nationalization once more? नेशनलाइजेशन का मतलब है कि मेरी कंपनी थी, मैं 100% ओनरशिप में था, मैंने अपने शेयर्स को बेचना शुरू किया और गवर्नमेंट ने खरीदना शुरू किया, तो मैंने बेचा, 10% बेचा, 20% बेचा, 30% बेचा, मैंने 51% बेच दिया. तो अगर 51% बेच दिया तो 51% की मालिक अब कौन हो गई? गवर्नमेंट हो गई. तो जो पहले प्राइवेट कंपनी थी वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई, नेशनलाइजेशन हो गया, राष्ट्रीयकरण हो गया. ठीक है. यस प्रत्युष. सर डिसइन्वेस्टमेंट में तो गवर्नमेंट पब्लिक को भी दे सकती है ना? किसी, हाँ, FPO अगर आप दे रहे हैं है। तो हम हाँ दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं. तो पब्लिक का मतलब यही है, वो पब्लिक भी प्राइवेट इंडिविजुअल ही है. प्राइवेट जरूरी है ना? हाँ. मतलब ठीक है. अच्छा अच्छा. ठीक है. ओके डन. आगे चलते हैं भाई. अब आगे हाथ मिलाओ मुझसे और जल्दी से ये पहले बनाओ, फिर हम बात करेंगे. तो सबसे पहले बनाओ, ऊपर सबसे ऊपर लिखो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज,
उसके बाद 2 कॉलम बनाओ, एक इनफॉर्मल लिखो, एक फॉर्मल लिखो। जैसे मैंने बनाया है एग्जैक्ट ऐसे ही बनाया है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ से बना लो, आपकी कॉपी में रहेगा, डिजिटली वो कहीं पर भी रहेगा नहीं तो। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, इनफॉर्मल, फॉर्मल। फॉर्मल के 2 पार्ट हैं, एक है बैंक, एक है नॉन बैंक। बैंक के 2 पार्ट हैं, कमर्शियल एंड कोऑपरेटिव बैंक। तो कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक के कई टाइप होते हैं, पब्लिक बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, फॉरेन बैंक हो गया, डिफरेंशियल बैंक हो गया। डिफरेंशियल बैंक पे लिखिए रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स। लिखवा दूंगा फुल फॉर्म, पहले ऐसे नोट डाउन तो कर लो। फिर कोऑपरेटिव बैंक्स में लिखिएगा अर्बन एंड रूरल। तो अर्बन में लिखिएगा सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट। मैं जूम कर दूंगा अभी। और उसमें क्या हो सकता है, स्केड्यूल भी हो सकते हैं, नॉन स्केड्यूल भी हो सकते हैं। ये क्या होता है हम भी समझेंगे। रूरल में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, फिर मैं इनको जूम करके दिखाऊंगा आपको भी। नॉन बैंक में लिख लीजिए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, प्राइमरी डीलर्स हो गया, एनबीएफसी हो गए, और ये आपका पूरा ग्राफ तैयार हो जाएगा। डिफिनीशन अभी मत लिखना, केवल चार्ट कॉपी करना। जब हो जाए तो मुझे बता देना, मतलब यस मानसी। सर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के बगल में वो क्या लिखा है? इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ये लिखा है इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, फिर यहाँ पर लिखा है फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, उसके नीचे लिखा है बैंक, उसके बाद लिखा है नॉन बैंक। बैंक में अगर चले हम, कमर्शियल बैंक में क्या है, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक, डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशियल बैंक के टाइप्स कैसे हो गए, रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, एलएबी, लोकल एरिया बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स like Paytm Payment Bank, like Airtel Payment Bank. These are differential banks. पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स को हम यूनिवर्सल बैंक्स भी बोलते हैं, यूनिवर्सल बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, आगे चलूं, कोऑपरेटिव पे चलें। ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, रूरल कोऑपरेटिव हो सकते हैं। अर्बन में लिखिए सिंगल स्टेट, एक स्टेट वाले, मल्टी स्टेट मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट वाले। तो अर्बन कोऑपरेटिव में सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव्स हो सकते हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव हो सकते हैं। फिर उसमें लिखिए स्केड्यूल हो सकते हैं, नॉन स्केड्यूल हो सकते हैं, दोनों, सिंगल में भी स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल हो सकता है, मल्टी स्टेट में भी स्केड्यूल नॉन स्केड्यूल हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर बीच में ही ऐसे मार दिया, मतलब दोनों में है। ठीक है, सिंपल। तो अर्बन में सिंगल स्टेट, मल्टी स्टेट, स्केड्यूल, नॉन स्केड्यूल। ये फ्रेमवर्क आपके दिमाग में इमेजिनेशन के लिए बना रहा हूं, है ना, बहुत हेल्प होगी आपके दिमाग में, एक प्रॉपर जो है चार्ट क्रिएट हो जाएगा कि हम कहां पर किसकी बात कर रहे हैं। रूरल में लिखिए आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म पे लिखिए स्टेट के लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, शॉर्ट टर्म पे स्टेट के लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, और विलेज के लेवल पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। ठीक है,
अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। लॉन्ग टर्म में प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। और स्टेट के लेवल पे क्या होगा, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक। तो सिर्फ प्राइमरी और स्टेट का चेंज है, बाकी सेम है। प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ये नाम है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में समझ में आ गया? यस। चलते हैं नॉन बैंक के पास। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट, EX फॉर एक्सपोर्ट, I फॉर इंपोर्ट, IM फॉर इंपोर्ट, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है ना, इंडियाज एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। नेक्स्ट इज NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीसरा है NHB, नेशनल हाउसिंग बैंक, हर्षद मेहता ने यहीं से पैसे लिए थे, अगर आपको पता हो तो। नेशनल हाउसिंग बैंक स्कैम जो हुआ था 1992 में, एक्चुअली वो स्कैम था कि नहीं था वो भी डिबेटेबल इशू है, पर ठीक है, सिस्टम में कोई लूप होल है, उसको यूज करके उसने काम किया। अब वो इलीगल तो था नहीं, पर फिर भी स्कैम बोल रहे हैं तो ठीक है। दूसरा है SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से बड़ा समझ में आ जाता मतलब कि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए होगा, उनके डेवलपमेंट के लिए। नेशनल हाउसिंग बैंक हाउसिंग के लिए होगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए होगा है ना, कुछ ऐसा तो लग नहीं रहा है इसमें। तो दीज आर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट इज प्राइमरी डीलर्स। हु आर प्राइमरी डीलर्स बाय द वे, कौन बताएगा? ऋतुजा बताएंगी। ऋतुजा बताइए, हु आर प्राइमरी डीलर्स? नहीं सर, नहीं पता। नहीं पता कैसे? आपको बताया है मैंने। गेस गेस, नाम से गेस, कुछ भी गेस। जो प्राइमरी मार्केट में डील करता है। यस करेक्ट। सी यूपीएससी में आपको भी प्री में सब कुछ आएगा नहीं, जस्ट प्ले विद द वर्ड्स, है ना। ट्राई टू डेवलप दैट एटीट्यूड कि अगर नहीं आ रहा तो उसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करो, उस पर हिट करो, इट विल कम। तो प्राइमरी डीलर्स क्या है? जो प्राइमरी मार्केट में काम आते हैं, वहां पर जो डील करते हैं, दोज आर प्राइमरी डीलर्स। एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। डन, ठीक है, बना लिया आपने, काफी टाइम दिया आपको बनाने के लिए, आपका ये पूरा तैयार हो जाना चाहिए। तो बेसिकली हु आर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी इज एन एंटिटी, डेफिनेशन है, is an entity that acts as middleman between two parties in a financial transaction, between two parties in a financial transaction। वो दो पार्टी कौन सी हो सकती है? बिटवीन लेंडर वर्सेस बोरोवर्स। लेंडर मतलब जो आपको पैसे लेंड कर रहा है, बोरोवर मतलब जो पैसे बोरो कर रहा है। तो मान लीजिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं और ऋतुजा पैसे ले रही है, तो मैं लेंडर हूं, ऋतुजा इज बोरोवर। तो हम दोनों के बीच में ये कोई तो होगा जो पैसे दिलवाए, वो बैंक है। तो बैंक में मैंने पैसा डिपॉजिट कर दिया, है ना, बैंक ने ऋतुजा को पैसे दे दिए। इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? जिसको कैपिटल चाहिए होता है ताकि वो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, याद है, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम कर सके, प्रोड्यूस कर सके कोई चीज। तो एंटरप्रेन्योर को पैसे चाहिए और इन्वेस्टर जो है पैसे इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करेगा, एंटरप्रेन्योर उससे पैसे लेगा। तो बीच में कोई तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज होना चाहिए ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। हाउस होल्ड्स वर्सेस बिजनेस फर्म्स। तो हाउस होल्ड्स अपना डिपॉजिट रखेंगे और बैंक बिजनेस वालों को पैसा देगा। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ किसकी मदद से हुआ? फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी की मदद से हुआ। तो आई होप कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या कि बिचौलिया है बेसिकली एक काम का। तो क्या है? हमसे डिपॉजिट लेता है, डिपॉजिटर से डिपॉजिट लेता है और दूसरों को पैसा लोन में देता है और हमें भी इंटरेस्ट देता है और लोन जिसको दिया उससे इंटरेस्ट लेता है और बीच में कुछ मार्जिन रखता है जिसको वो खाता होगा, है ना, उसका भी तो काम करना चलना चाहिए। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी क्या है? एक एंटिटी है दैट एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन
टू पार्टीज इन अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो लेंडर वर्सेस बोरोवर्स हो सकता है, इन्वेस्टर वर्सेस एंटरप्रेन्योर हो सकता है, या हाउस होल्ड वर्सेस बिजनेस फर्म हो सकता है। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज को समझने की कोशिश करते थोड़ा सा, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे अंदर, है ना, इसके बीच के जो डिफरेंसेस है वो बाद में समझेंगे कभी। फाइनेंशियल इंटरव्यू, अब ये इनफॉर्मल फॉर्मल हो सकता है। इनफॉर्मल का मतलब क्या है, गांव में वो जो मोटे मोटे एकदम तोन निकाल के जो बैठे रहते हैं, है ना, मनी लेंडर्स, वो जो पैसे देते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ द इनफॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। ये फॉर्मल का पार्ट नहीं है, ये इनफॉर्मल है ना। वो खूब ढेर सारा आपसे इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, और इतना इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं कि आप डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं फॉर्मल। फॉर्मल है यानी यहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशंस होंगे जो इनको रेगुलेट भी करेगा। तो सभी बैंकों का पापा होता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस पूरी सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फॉर्मल को रेगुलेट कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करेगा। तो फॉर्मल में क्या क्या आएगा? बैंक आएगा, नॉन बैंक आएंगे। बैंक में कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, जैसे कि पब्लिक बैंक लाइक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक बैंक है, गवर्नमेंट की ओनरशिप है। प्राइवेट बैंक यानी प्राइवेट वालों की ओनरशिप होगी। आई होप कि आप बात समझ रहे हैं, प्राइवेट क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हो गया। फॉरेन बैंक्स यानी फॉरेनर्स, जो बैंक बनाया होगा वहां पर फॉरेनर्स की जहां पर ओनरशिप होगी। डिफरेंशियल बैंक, दैट मींस कि ये तीन जो बैंक है, इनको जो हम यूनिवर्सल बैंक बोल रहे हैं, इनसे ये डिफरेंट हो गए, तभी इनको हम डिफरेंशियल बैंक बोल रहे हैं। जैसे कि रीजनल रूरल बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स। ये होते क्या है ये बाद में समझेंगे, पर आप समझिए कि ये पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन से अलग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों हो जो होते हैं, इनको हम यूनिवर्सल बैंक बोलते हैं और इनको हम डिफरेंशियल बैंक बोल रहे हैं। किसी वजह से बोल रहे होंगे, क्योंकि ये किसी चीजों में डिफरेंट होते होंगे, तभी हम बोल रहे हैं। कमर्शियल बैंक हो गया, दूसरा कोऑपरेटिव बैंक हो गया। कमर्शियल बैंक जो काम करते हैं, बेसिकली उनका फंडा होता है प्रॉफिट जनरेट करना। कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम सबका विकास हो। जो सोसाइटी में जो कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, है ना, आपने पढ़ा भी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो जो कोऑपरेटिव्स बनाते हैं, तो जो उसके मेंबर्स होते हैं उनका भला करते हैं ये लोग। तो ये लोग क्या करते हैं? डिपॉजिट पे अच्छा इंटरेस्ट देते हैं, है ना, लोन कम इंटरेस्ट रेट पर ऑफर करते हैं। तो दीज आर कोऑपरेटिव बैंक्स। ये प्रॉफिट इनका मोटिव नहीं होता है, लेकिन कमर्शियल वालों का मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट जनरेट करना होता है ना, बेसिक डिफरेंस। तो कोऑपरेटिव बैंक्स में अर्बन पे, अगर सिटी के लेवल पे देखें तो अर्बन बैंक हो गया, अगर गांव के लेवल पे देखें तो रूरल बैंक हो गया। अर्बन में भी एक सिटी में है, सिंगल स्टेट में है, तो सिंगल स्टेट वाला हो गया। मल्टी स्टेट में है, 2-3 स्टेट में है, जैसा कि महाराष्ट्र है ना, वो कोऑपरेटिव बैंक था अभी जो, तो उस वो मल्टी स्टेट हो गया। शेड्यूल हो सकता है, नॉन शेड्यूल हो सकता है। ये शेड्यूल का मतलब क्या है ये आगे समझेंगे। रूरल में आपने देख लिया कि शॉर्ट टर्म पे भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म पे हो सकता है। यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर लोन दे रहे हो, शॉर्ट टर्म की बातें हो रही हैं, लॉन्ग टर्म की बातें हो रही हैं, तो अलग अलग हो गया। शॉर्ट टर्म पे स्टेट के लेवल पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, और विलेज के लेवल पर हो गया प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। और लॉन्ग टर्म में भी ऐसे हमने दोनों चीजों को देखा। फिर दूसरे होते हैं नॉन बैंक, जो कि बैंक नहीं होते हैं पर बैंक जैसा कुछ काम भी करते होंगे, क्योंकि नॉन बैंक है, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, है ना, सिडबी हो गया, प्राइमरी डीलर्स हो गए, एंड नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। दिस इज होल फॉर्मल फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज का पार्ट हो गया। इसको पूरा रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर मैं आपके माइंड में एक फ्रेमवर्क बनाऊं तो ये फ्रेमवर्क कुछ ऐसा होगा। सबसे ऊपर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके नीचे होंगे सारे बैंक, फॉर्मल, फॉर्मल वाले। तो फॉर्मल बैंक्स लाइक कमर्शियल बैंक हो गया, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, या नॉन बैंक्स हो गए, ये सब कहां पर आएंगे? इस वाली रेंज पर आएंगे। और नीचे कौन होगा? ये कौन है? पब्लिक, आम जनता। तो ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। सबसे ऊपर उनको रेगुलेट करने वाले डैड हो गए, बीच में बैंक हो गए, और नीचे सबसे कौन हो गए? डिपॉजिटर्स एंड जो बोरोवर्स हो गए, दोनों हो गए। यहाँ पर पब्लिक हो गई। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। सिंपली बैंक फंक्शन कैसे कर रहा होगा? बैंक फंक्शन कैसे कर रहा होगा? आप फंक्शन देखो तो बैंक कैसे, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी है, ये वर्क कैसे करता है? ये जो डिपॉजिटर्स हैं उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं आप, डिपॉजिटर बोल सकते हैं। इनसे क्या करता है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, और इन डिपॉजिटर्स को लो इंटरेस्ट रेट पे करता है, लाइक लेट्स से 3.5% पे कर रहा है ना। और ये जो बैंक है फिर जो लोन लेना चाहते हैं उनको लोन देता है, यानी बोरोवर्स को लोन एडवांस करता है, और लोन पर हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। लेट्स से 8 to 9% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है। तो यहां पर 8 to 9% इसके पास आया, इनको 3.5% दिया, तो जो बीच का बचा वो इसके लिए हो गया, किसके लिए? बैंक के लिए। तो बैंक यहाँ पर अपना प्रॉफिट जनरेट करता है, बैंक अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है, बैंक इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरता है, लैंड का रेंट देता है, सब कुछ करता है बैंक। समझ गए? तो कुछ ऐसा काम हो रहा होगा। आई होप इतना समझ रहे हैं आप, ठीक है। यहां पर दो चीजें और समझने की, ये असेट और लायबिलिटी क्या है। असेट और लायबिलिटी क्या है, इसको आराम से समझ लीजिए। मैं यहां पर इस चीज को सिंपल करके अगर आपको समझाऊं कि असेट और लायबिलिटी क्या है, असेट एंड लायबिलिटी, सिंपल सा फंडा ये है, एक कॉन्सेप्ट एकदम लगाएंगे इसमें। जो मेरा है वो मेरा असेट है,
जो मैंने किसी और से लिया है उसको वापस करना है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि मैं उसको वापस करके दूं। सिंपल सी बात है। तो अगर लेट से बैंक के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बैंक ने डिपॉजिटर से पैसा लिया, लेट से मैंने 1000 रुपीज बैंक को दिए, तो अगर बैंक को मैंने 1000 रुपए दिए हैं और बैंक ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि इस पर मैं 3.5% का डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट आपको पे करूंगा, लो इंटरेस्ट रेट है, मुझको पे मिलेगा, तो बैंक को मैंने अपना पैसा दिया, तो बैंक के लिए ये जो पैसा है ये क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि बैंक का पैसा नहीं है साहब। जब भी मैं जाऊंगा बैंक से कहूंगा लाओ मेरे पैसे निकालो, तो बैंक कहेगा कि यस सर हम आपके पैसे निकाल के आपको देते हैं। लेकिन एक बार बैंक के पास चला गया तो बैंक का ये पैसा हो गया, उसके बाद बैंक ने अगर किसी और को लोन में 1000 रुपए दिया, लेट से यहां पर श्री लक्ष्मी को जो है बैंक ने 1000 रुपए निकाल के दिए, श्री लक्ष्मी को अब 1000 रुपए दिए, तो बैंक का पैसा है, तो बैंक के लिए ये पैसा असेट है, बैंक के लिए पैसा असेट है, लेकिन श्री लक्ष्मी के लिए पैसा जो है लाइबिलिटी है। इसमें गेम किसका है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का है, किसके पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो अगर बैंक के पर्सपेक्टिव से बात करें तो बैंक कहेगा मेरा डिपॉजिट जो आ रहा है ना वो मेरी लाइबिलिटी, क्योंकि मुझको वापस करना है, कभी भी मांग सकते हैं मुझसे, है ना, कभी भी आएंगे हड़काएंगे कि लाओ मेरा पैसा निकालो, देना पड़ेगा उनको पैसा। लेकिन अगर बैंक ने वो पैसा लोन में एक्सटेंड कर दिया तो जिसको लोन दिया बैंक उससे कह सकता लाओ मेरा पैसा निकालो तुम कभी भी, क्योंकि वो बैंक का पैसा है, तो बैंक के लिए एसेट है, लेकिन श्री लक्ष्मी के लिए वो लाइबिलिटी है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, ये कौन है खिचारा गौरी का ये क्या तुम नोट कर रही हो हाँ, तो बैंक के लिए तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेरा है वो मेरे लिए असेट है, जो किसी और का है मैंने ले रखा है वो मेरी लाइबिलिटी है कि मैं उसको वापस करूं। सिंपल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए, अब एकदम क्लियर है। तो ठीक है, तो मैं बैंक के पास गया तो मैंने बैंक से कहा कि बैंक मैं तुम्हारे पास एक डिपॉजिट करना चाहता हूं जिसका नाम है डिमांड डिपॉजिट। तो बैंक ने बोला कि ये कैसा डिपॉजिट है साहब। मैंने कहा जब मेरी मर्जी होगी, जब मैं डिमांड करूंगा मेरा पैसा वापस कर दोगे, जब भी मैं कहूंगा, ये नहीं कहोगे 4 दिन बाद आना 5 दिन बाद आना है, दोस्त जो करते वाला काम मत करना। तो बैंक ने कहा कि ठीक है साहब डिमांड डिपॉजिट है। तो बैंक ने कहा कि ओके मैं आपको इस पे लेट से 3.5% का इंटरेस्ट रेट दूंगा, क्योंकि आपका जब मन चाहेगा तब आप निकाल सकते हैं, जब मन चाहे आप मुझसे पैसा ले सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट ऑफर करूंगा। इससे डिपॉजिट को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। दूसरा हुआ बैंक के पास मैंने गया और बैंक से मैंने कहा कि बैंक ऐसा करो 3 साल के लिए तो मेरा 1000 रुपए रख लो, 3 साल के लिए, एक टाइम के लिए तो मेरा पैसा लिख लो। तो बैंक ने कहा कि इसको क्या बोले, तो हमने बोला कि अगर टाइम के लिए रख रहे तो इसको टाइम डिपॉजिट बोल दो। बैंक ने कहा वेरी गुड, इसको मैं टाइम डिपॉजिट बोल देता हूँ। तो बैंक ने बोला कि अच्छा 3 साल से पहले तुम आ गए तो मैंने बोला कि पेनल्टी लगा देना मुझ पर अगर मैं पैसे मांग लूं अपने, है ना अगर पैसा नहीं मांगू तो 3 साल के लिए पैसा लॉक करके जा रहा हूं तुम्हारे पास, इंटरेस्ट रेट कम से कम अच्छा देना। तो बैंक ने को बोला कि अच्छा मैं सेफ फील कर रहा हूँ, मैं 3 साल तक पैसा मेरे पास रहेगा, मैं किसी और को भी आराम से लोन में दे सकता हूँ। तो बैंक ने कहा कि अच्छा डील है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स से इस पर मैंने आपको 6% जो है इंटरेस्ट रेट ऑफर कर दिया, तो आप भी खुश कि आप 3 साल तक अपना पैसा लॉक कर सको, और बैंक भी खुश क्योंकि उसके पास पैसा आ जाएगा, वो किसी को और को आराम से लोन पे देगा और उससे इंटरेस्ट जनरेट करेगा और अपने फंक्शनिंग करेगा। तो इस तरह के डिपॉजिट को हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट को आप फिक्स डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, एफडी, नॉर्मल लैंग्वेज में एफडी बोल सकते हैं, क्योंकि आपने फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट किया। क्या आप निकाल सकते हैं? यस यू कैन, आप निकाल सकते हैं, पेनल्टी सह लीजिएगा बस, उसके बाद आप निकाल सकते हैं। और पेनल्टी कौन सहना चाहेगा इस दुनिया में, तो आप जनरली नहीं निकालते, है ना, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तभी निकालते, अदरवाइज नहीं निकालते। तो अगर मैं कहूं कि ये डिपॉजिट तो बैंक के लिए लाइबिलिटी थी, तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि ये बैंक के लिए डिमांड प्लस टाइम लाइबिलिटी है? तो क्या मैं बोल सकता हूं ये बैंक के लिए डीटीएल है, डिमांड टाइम लाइबिलिटी है? अरे यस और नो, डीटीएल समझ में आ गया कि डिमांड टाइम लाइबिलिटी क्या है। लाइबिलिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि डिपॉजिट है, मांग ये कभी भी सकते हैं, टाइम डिपॉजिट ही क्यों ना हो, लेकिन वो डिपॉजिट तो है ना, पैसा तो उसका है ना भाई, मेरा तो नहीं है ना, वो मांग तो सकते हैं ना मुझसे, इसका मतलब है कि मेरे ऊपर भार है कि मैं इनके पैसे वापस करूं। सिंपल सी बात है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि फिर नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी क्या है, इसको अच्छे से समझना है। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, मैंने फोटो लगा रखी कि नहीं लगा रखी, नहीं लगा रखी, कोई बात नहीं, मैं इसे समझा दूंगा। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, ये अब नेट का फैक्टर क्यों यूज कर रहे हैं, अब बात आप समझिएगा। तो ये बैंक था, लेट्स से ये एसबीआई बैंक था, और ये कोई बैंक है जिसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। तो एक पब्लिक बैंक ले लिया, एक प्राइवेट बैंक ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं, कोई भी 2 बैंक हो सकते हैं, है ना, ऐसा मत सोचना कि मैंने एग्जांपल में ले लिया तो वैसा ही होगा, कोई भी बैंक हो सकते हैं। तो एसबीआई के पास लेट्स से डिमांड टाइम लाइबिलिटी
लोगों ने डिमांड डिपॉजिट किया, टाइम डिपॉजिट किया, लेट्स से 500 करोड़ रुपए का डिपॉजिट कर दिया। अब 500 करोड़ पर एसबीआई को तो आपको इंटरेस्ट रेट चुकाना है, और इंटरेस्ट रेट चुकाएगा कहां से एसबीआई? खुद की जेब से तो देगा नहीं, ये 500 करोड़ रुपए जो है लोन में एडवांस करेगा, वहां से इंटरेस्ट रेट कमाएगा, तब आपको पैसा देगा, और 20 का पैसा इसका प्रॉफिट होता है, जैसा कि मैंने आपको फंक्शनिंग ऑफ बैंक में समझाया। अब ये 500 करोड़ रुपए लोन में देना था, लेकिन लोन लेने वाले लोग आ नहीं रहे थे, तो एसबीआई ने सोचा कि अगर मैंने अपने पास रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो मैं क्यों ना करूं कि इसका कुछ पैसा मैं जाकर आईसीआईसीआई में अपना एसबीआई का अकाउंट खुलवाकर वहां डाल दूं, है ना। लेट्स से एसबीआई ने सोचा कि 100 करोड़ रुपए मैं यहां पर डाल देता हूं आईसीआईसीआई बैंक में, ताकि यहां पर डिपॉजिट हो जाए। अब बात समझिएगा, नेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितना आया उसमें आपने 100 करोड़ रुपए तो यहां भेज दिया। अब 100 करोड़ रुपए यहां भेज दिया तो अपने लाइबिलिटी शिफ्ट कर दी कहां? अब इसकी लाइबिलिटी है कि इनका पैसा 100 करोड़ रुपए वापस करे, क्योंकि अब आईसीआईसीआई की लाइबिलिटी है कि एसबीआई का 100 करोड़ रुपए उसकी लाइबिलिटी बन गया। इसलिए आपने क्या किया, तो एसबीआई ने जितना भी फिक्स डिपॉजिट किया आईसीआईसीआई में, लेट्स से फिक्स डिपॉजिट किया आईसीआईसीआई में, तो आईसीआईसीआई के डीटीएल में जुड़ेगा, क्योंकि वहां पर टाइम लाइबिलिटी आ गया। वो बैंक का ही क्यों ना हो, कोई इंडिविजुअल का ही क्यों ना हो, लेकिन वो यहां से हटानी पड़ेगी, अदरवाइज हम डबल काउंटिंग के एरर कर देंगे, 2 बार जोड़ लेंगे, और हमें जोड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब एसबीआई की तो लाइबिलिटी बनी ही नहीं वो, क्योंकि एसबीआई का तो अब एसेट बन गया वो। आप बात समझ रहे हैं? तो क्योंकि एसबीआई ने अपना पैसा आईसीआईसीआई को दे दिया, अब आईसीआईसीआई की लाइबिलिटी में जब काउंट हो रहा है तो हम एसबीआई की हटा देते हैं। तो अगर मैं 500 से हटा दूं 400 करोड़ बचा। दिस इज नथिंग बट नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी। तो आपने नेट का मतलब समझा कि नेट का मतलब क्या है? आई होप इट्स क्लियर नाउ। तो नेट का मतलब आपने समझ लिया, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं नेट का मतलब क्या है, एनडीटीएल का मतलब क्या है, डीटीएल माइनस फिक्स डिपॉजिट ऑफ दिस बैंक ऑन दी अदर बैंक, सिंपल। तो जितना भी डिमांड टाइम लाइबिलिटी आया बैंक के पास, इसको हम कैलकुलेट करते हैं फोर्टनाइट, हर 15 दिन में कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो इसका साइकिल है 15 दिन का, 15 दिन को हम बोलते हैं फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट 15 दिन में कितना डिमांड टाइम लाइबिलिटी आया, और उस बैंक ने अगर कहीं और पर जमा कर दिया तो उसको माइनस कर दिया, तो जितना जो बचा उसे हम बोलते हैं नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी कितना है। और ये नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, इसका खेल बहुत है, तो हम हर जगह इसको खेलेंगे। तो हमने शुरुआत में आपको बता दिया कि नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है, ठीक है। ये बात आप समझ गए। तो बैंक कैसे फंक्शन कर रहा है? यस विश्वजीत बोलो भाई। सर फिक्स डिपॉजिट फिक्स टाइम के लिए बैंक का एसेट होगा ना या लायबिलिटी होगा? बैंक का किसका? बैंक का किस बैंक की बात कर रहे हैं? सर कोई भी बैंक बताओ, एक बैंक का नाम बताओगे ना। एसबीआई की क्या हो गई, वो एसेट हो गया। अब आईसीआईसीआई की लायबिलिटी हो गई वो, है ना। अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट करवाया तो जिसने करवाया उसका तो एसेट हो गया, वो जिसके पास करवाया उसको चुकाना है तो उसकी लायबिलिटी हो गई। सर हम फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं, फिक्स टर्म के लिए वो बैंक का एसेट होगा ना लायबिलिटी होगा? फिक्स टर्म के लिए बैंक की लायबिलिटी ही होगा वो, क्योंकि उसको चुकाना तो है ही है ना। भले वो उसको कहीं और पे जाएगा, लेकिन है तो उसकी लायबिलिटी है, चुकाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो जो चीज चुकानी है वो लायबिलिटी ही रहेगी। वो जब पैसा आप किसी और को दे देते हो, लोन में एक्सटेंड कर देते हो, तो वो एसेट बन जाता है आपका, है ना। लेकिन लायबिलिटी के साइड में वो काउंट जरूर होगा, एसेट के साइड में भी काउंट करने लगोगे, लेकिन लायबिलिटी की साइड से हटा नहीं दोगे। ऐसा नहीं कि वो एक समय पर एक ही चीज रहेगा, वो एक समय पर दोनों चीज हो सकता है, रेफरेंस है। तो डिपॉजिट तो आके कहेगा कि डिपॉजिटर क्या बोलेगा कि मेरा एसेट है, बैंक वापस करो, तो बैंक तो उसका पैसा वापस करेगा। पैसे पे नाम थोड़े लिखा होता कि विश्वजीत तुम्हारा पैसा है, पैसा तो कोई भी नोट उठा के दे दो तुम उसको, है ना। तो वो लायबिलिटी ही है, ठीक है। लेकिन टाइम लायबिलिटी है क्योंकि टाइम पर है वो, है ना। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगा आपको। तो वर्किंग ऑफ बैंक में आपने समझ लिया कि कैसे हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हाथ नीचे कर लीजिए विश्वजीत भाई। अब यहां पर हमने बैंक के बारे में देख लिया, हमने एक स्ट्रक्चर भी देख लिया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। बैंकों के हमने टाइप देख लिए, नॉन बैंक, बैंक, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, नॉन बैंक, हमने सब कुछ देख लिया। और नीचे पब्लिक होती है, हमने ये देख लिया। तो अब हम करने जा रहे हैं कि जो इस पूरे सेक्टर को रेगुलेट करता है, इस सेक्टर का जो डैड है, उस डैड के बारे में बातें कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम नीचे सारी चीजें समझेंगे, है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। तो लेट्स मूव टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं कि किस तरह से बना। तो 1913 में, लिखवा दूंगा मैं, आप पहले आराम से देख लो, पहले पढ़ लो मैं क्या लिखवा रहा हूँ, या आप लिखते चलो, मैं लिखवा देता हूँ फिर मैं समझा देता हूँ, लिखने की बहुत जल्दी रहती है। 1913 में क्या हुआ, कमर्शियल बैंक वर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट। तो उस समय पहले जो कमर्शियल बैंक होते थे उनको कंपनीज एक्ट के अंदर जो है रजिस्टर किया जाता था, और मॉनिटरिंग बड़ी लैक्स थी, यानी मॉनिटरिंग बड़े अच्छे से नहीं होती थी, कोई सीआरआर, एसएलआर, बेसल नॉर्म्स ये सब कुछ नहीं थे उस समय पर। अब ये होते क्या है ये आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी लिख लो कि ऐसा कुछ नहीं था, मॉनिटरिंग के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई था नहीं, है ना, कोई डैड नहीं था वहां पर, केवल बैंक थे, कमर्शियल बैंक हुआ करते थे, जिसको कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर किया जाता था। 1913 की बात है, ये उस समय की बात है जिस समय वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था 1914 में, ठीक है। तो 1913 में कमर्शियल बैंक वर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर कंपनीज एक्ट, बट मॉनिटरिंग वाज लैक्स, नो सीआरआर, एसएलआर, बेसल नॉर्म एटसेट्रा। तो फिर एक कमीशन आया, उस कमीशन ने बोला कि यार ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर बैंक है तो उसको रेगुलेट करने वाला कोई तो होना चाहिए। तो 1926 में एक रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, हिल्टन यंग कमीशन, रिकमेंड्स करता है सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल बैंक नेम्ड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो किसने रिकमेंड किया कि सेंट्रल बैंक एक बनाया जाए जिसका नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, उसका नाम है क्या, हिल्टन यंग कमीशन, इसने कहा था। तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी, हिल्टन यंग कमीशन रिकमेंड्स setting up a central bank named Reserve Bank of India in 1926. 1926 की बात हो रही थी। 1914 to 1918 वर्ल्ड वॉर 1 चला, और जिस तरह से है ना डोमिनेट किया इंग्लैंड ने, फ्रांस ने, हराया उन्होंने जर्मनी को, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी एम्पायर था, जो भी आप समझ लो। उसके बाद जो है बहुत ढेर सारा जो है लोन इम्पोज किया गया, किसके ऊपर, थोड़ा सा हिस्ट्री पता है आपको, वर्ल्ड हिस्ट्री, उस पर जाएं या नहीं जाएं, चलो उस पर नहीं जाते, ऐसा करते हैं सीधे 1929 पे ग्रेट डिप्रेशन आता है, जिसके बारे में मैंने कई बार इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से बात की थी। तो 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आता है यूएसए में, जिसकी वजह से बहुत ढेर सारे बैंक कोलैप्स हो जाते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए लीड्स टू कोलैप्स ऑफ 450 प्लस बैंक्स इन इंडिया, तो जिसकी वजह से इंडिया में भी 450 से बैंक से ज्यादा कोलैप्स कर जाते हैं। सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिकेम सीरियस अबाउट सेटिंग अप ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सेटअप करने की बात सोचते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं उस बात पे, क्योंकि उन्हें लगा कि इतनी जल्दी इतने ढेर सारे बैंक फेल कैसे हो गए। दैट मींस कि उनकी बैंक की हेल्थ की कंडीशन अच्छी नहीं थी, उनको कोई रेगुलेट करने वाला था नहीं, तो ये जो भी काम करते थे अपनी मर्जी काम करते थे, जिसको लोन नहीं भी देना चाहिए, जिसकी कैपेसिटी लोन रिपे करने की नहीं है, उसको भी लोन दे रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक तो कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो ग्रेट डिप्रेशन इन यूएसए लीड्स टू कोलैप्स ऑफ 450 प्लस बैंक्स इन इंडिया। सो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिकेम सीरियस अबाउट सेटिंग अप ऑफ आरबीआई, और जिसकी वजह से हमने 5 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्ट किया। तो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट वाज इनेक्टेड। इस रेफरेंस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आता है 1935 में। 1935 आरबीआई बिकम्स ऑपरेशनल फ्रॉम 1 अप्रैल विद द फर्स्ट गवर्नर सर, तो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उस समय इंडिया के वॉइसरॉय थे विलिंगडन, और उस समय गवर्नमेंट की जो ओनरशिप थी वो 4.4% थी सिर्फ। दैट मींस कि वो प्राइवेट, सेंट्रल बैंक भी बना तो कैसा बैंक था, वो प्राइवेट बैंक की तरह बना। जो भी रेगुलेटिंग अथॉरिटी था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस समय वो प्राइवेट ओनरशिप पे चल रहा था। तो 1935 में आरबीआई ऑपरेशनल हुआ। थ्योरी पार्ट है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, कोई बात नहीं, लिख लो। तो आरबीआई एक्ट बना, और एक्ट में कई स्केड्यूल होते हैं, है ना, स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, 3, 4 करके हर एक एक्ट में स्केड्यूल बहुत होते हैं। तो जो सेकंड स्केड्यूल है, तो सेकंड स्केड्यूल में कुछ कंडीशन थी, जो बैंक उस कंडीशन को फुलफिल करेगा उनको हम स्केड्यूल्ड बैंक बोलने लगते थे। तो 1935 में कमर्शियल बैंक फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन वर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट। तो ऐसे बैंक जो सर्टेन कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे उनको हमने सेकंड शेड्यूल में डाल दिया आरबीआई एक्ट के, और ऐसे बैंक को हमने शेड्यूल बैंक कहना शुरू कर दिया। और शेड्यूल बैंक को जो है आरबीआई के साथ सीआरआर को रखना पड़ता था। सीआरआर क्या है आगे समझेंगे। तो शेड्यूल बैंक वर रिक्वायर्ड टू कीप सीआरआर विद द आरबीआई। तो आपने समझ लिया, अभी मैं बात कर रहा था शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक की,
तो सिंपल सा मतलब क्या है कि कौन से बैंक शेड्यूल बैंक होंगे, अगर आप रेफरेंस समझे, ऐसे बैंक जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में मेंशन होंगे, उन बैंक्स को हम क्या बोलेंगे, शेड्यूल बोलेंगे, और अगर नहीं मेंशन है तो उनको बोलेंगे नॉन शेड्यूल। सिंपल सी बात है। तो जब भी आपसे कोई कहे कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दैट मींस कि कमर्शियल बैंक जो कि लिस्टेड है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में, इसीलिए उसको बोला हमने शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। कोई बोले कोऑपरेटिव, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक, यानी ऐसा कोऑपरेटिव बैंक जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन है, दैट मींस कि वो क्या है, शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक है। ठीक है। फिर 1934 का पीरियड आया, 1934 से 1943 से 49 का पीरियड आया। सीडी देशमुख जो सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो भारत का पहले भारतीय गवर्नर कौन था, वो थे सीडी देशमुख साहब। ऑसबॉर्न स्मिथ जो है वो पहले गवर्नर थे, लेकिन पहले इंडियन गवर्नर कौन थे, वो थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था जब 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएसए में, वहां पर इन्होंने ही पार्टिसिपेट किया था। और इसी कॉन्फ्रेंस से, है ना, वर्ल्ड बैंक निकल कर आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ निकल के आता है, यही कॉन्फ्रेंस है वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं। तो 1943 से 49 सीडी देशमुख सेकंड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। ही हैड आल्सो पार्टिसिपेटेड इन द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। उसके बाद भारत 1947 में आजाद हो जाता है और हम आजादी लेंगे, और हमने आजादी ले ली 1947 में। आजाद होने के बाद 1948-49 में all private investors share transfer to government of India under the RBI Transfer of Ownership Act of 1948। तो जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना पैसा लगा रखा था, उनके जितने भी शेयर्स थे, गवर्नमेंट ने वो सारे शेयर्स खरीद लिए, बाय कर लिए। यानी आरबीआई एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 से आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। कह सकते हैं नेशनलाइजेशन हो गया, क्योंकि ये पहले क्या था, केवल 4.4% गवर्नमेंट ओनरशिप थी। अब गवर्नमेंट ओनरशिप क्या हुई, बढ़कर क्या किया हमने, गवर्नमेंट ओनरशिप 51% से ऊपर कर ली। दैट मींस कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो गया। इसलिए वहां पर मैंने नेशनलाइजेशन आपको बताया पीछे। तो जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, उनके शेयर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफर किया गया, आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट 1948 से। और देयरफॉर आरबीआई गवर्नर आंसरेबल टू ओनली पार्लियामेंट हैज टू पे डिविडेंड टू गवर्नमेंट फ्रॉम इट्स प्रॉफिट। और डिविडेंड की बात अभी चल भी रही थी कुछ साल पहले, उसके रेफरेंस में। उसके बाद 1949 में एक एक्ट आता है जिसका नाम है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यही एक्ट है जिसने आरबीआई को एम्पावर किया है बैंकों के कान ऐंठने के लिए, बैंकों को रेगुलेट करने के लिए। तो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एक एक्ट हो गया। एक दूसरा एक्ट जो बता रहा हूं मैं आपको, वो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट हम यूज करते रहेंगे, है ना, तो इसलिए मैं आपको कुछ एक्ट पहले से बता रहा हूं। तो 1949 में कौन सा एक्ट आया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जिसने ये एम्पावर किया किसको, आरबीआई को, क्या कर सके, गिव लाइसेंस टू कंपनीज टू ओपन बैंक्स, कंपनीज को लाइसेंस दे सकता है ताकि वो बैंक ओपन कर सके। गिव परमिशन टू बैंक टू ओपन न्यू ब्रांचेस, बैंक को परमिशन दे सकता है कि वो नई ब्रांचेस को ओपन करे। प्रिस्क्राइब ऑडिटिंग, ऑडिटिंग हो उस बैंक की, लिक्विडिटी नॉर्म्स फॉर द बैंक सच एज एसएलआर को फॉलो करे। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर्स, फोर्स एलिमिनेशन मर्जर ऑफ वीक बैंक्स, उनका जबरदस्ती जो वीक बैंक्स का मर्जर हो जाता था, एलिमिनेशन हो जाता था, उसको भी रेगुलेट करने के लिए। ठीक है। तो 1949 से अगर आप एक बात समझें कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 किस लिए आया, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए आया। सिंपल सी बात। तो बैंकों को अगर रेगुलेट करना होगा तो किस एक्ट से करेंगे, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 से करेंगे। ठीक है, लिख लिया आपने, इतना समझ भी लिया। तो 1913 में जो बैंक थे उनकी मॉनिटरिंग सही से नहीं थी, जिसकी वजह से 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने बोला कि एक आरबीआई, एक सेंट्रल बैंक का गठन किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। 1929 में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, उसकी वजह से ये फील हुआ कि एक जरूरत है। क्यों, क्योंकि हमारे 450 से भी ज्यादा बैंक जो है फेल कर गए थे, जिसकी वजह से आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 आया। और उस एक्ट की मदद से हमने 1935 में आरबीआई को बनाया, जिसकी ओनरशिप जो थी, गवर्नमेंट की ओनरशिप उस समय अप्रॉक्स 5% के अप्रॉक्स थी। जिसके पहले गवर्नर जो थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले जो इंडियन गवर्नर बने वो थे सीडी देशमुख।
है ना। और उसके बाद 1948 में, जब 1947 में भारत आजाद हो गया, तो 1948 में आरबीआई ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948 से हमने आरबीआई का नेशनलाइजेशन कर दिया, जिसके बाद आरबीआई के जो गवर्नर थे वो सिर्फ पार्लियामेंट को जवाबदेही थे, जवाबदेह थे, आंसरेबल थे, और साथ में जो आरबीआई होगा वो डिविडेंड भी पे करेगा गवर्नमेंट को। उसके बाद आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया, 1949 में एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लेकर आए, जिसमें आरबीआई को एक पावर दी ताकि बैंकों को रेगुलेट कर सके, किसी भी कंपनी को लाइसेंस दे सके ताकि वो बैंक ओपन कर सके, किसी भी बैंक को परमिशन दे सके कि वो नए ब्रांचेस ओपन कर सके, ऑडिटिंग हो सके उस बैंक की, लिक्विडिटी नॉर्म्स को फॉलो करे वो बैंक, जैसे कि एसएलआर हो गया, और जो डिपॉजिटर का इंटरेस्ट है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके, और फोर्स एलिमिनेशन मर्जर ऑफ वीक बैंक्स को देखा जा सके। डन। कहानी समझ में आ गई कि आरबीआई आया कहां से, इसका जन्म कहां से हुआ, क्यों जरूरत पड़ी। तो बैकग्राउंड में हमने समझा कि इसकी जरूरत थी। तो 1929 के ग्रेट डिप्रेशन ने हाईलाइट किया कि भैया जरूरत है, कोई तो डैड होना चाहिए, बच्चे बिगड़ जाएंगे पूरे के पूरे, बच्चे फेल हो गए। 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया, सब बच्चों के एफ 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 करके मार्क्स आ गए, सब फेल हो गए। तो फिर 1934 में आरबीआई आया कि अब पापा आ गए, अब डैड संभालेंगे, इनको बैठ के पढ़ाएंगे। उसके बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1948 में कर दिया गया, ताकि ओनरशिप जो है वो चेंज हो जाए, गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाए, ताकि गवर्नमेंट इस चीज को रेगुलेट कर सके। और बैंकों को रेगुलेट करने के लिए पावर देनी पड़ेगी, इसलिए आरबीआई एक्ट ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जिसमें आरबीआई को पावर दी गई कि बैंकों को रेगुलेट कर सके। यहां से आप एक बड़ी मेन चीज समझ सकते हैं कि अगर किसी के ऊपर भी हुक्म चलाना है तो उसके पीछे बैकिंग लॉ की होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप हुक्म नहीं चला सकते हैं। यानी अगर आरबीआई को किसी के कान ऐंठने भी हैं तो उसकी बैकिंग लॉ से मिलनी ही चाहिए, क्योंकि यहां पर पॉलिटी आती है। पॉलिटी क्या है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। तो रूल ऑफ लॉ का ये कॉन्सेप्ट है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लाने के बाद ही रेगुलेट कर सकता है आरबीआई, अदरवाइज बिना एक्ट के कैसे रेगुलेट करेगा, किस हिसाब से वो कान ऐंठेगा, आप समझ रहे हैं। तो यहां पर पॉलिटी इंटीग्रेट हो गई। तो अगर मैं आपको और कुछ एक्ट बताऊं, जैसे कि एक हो गया आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, जिससे आरबीआई को बनाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जिससे आरबीआई को ये पावर दी गई कि बैंकों को रेगुलेट कर सके। एक एक्ट और है जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो जो ये हमें ट्रांजेक्शन करते रहते हैं ना, यूपीआई कर दिया, नेफ्ट कर दिया, आरटीजीएस कर दिया, ये सब पेमेंट किया और सेटलमेंट किया। सेटलमेंट क्या होता है, आपने मुझको आलू दिया, मैंने आपको 10 रुपए की नोट दिया, ये सेटलमेंट हो गया हम दोनों के बीच में। तो ये सेटलमेंट देखने के लिए कोई एक्ट होना चाहिए, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक्ट होना चाहिए। उस एक्ट का नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। चौथा है एक्ट जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है कि सीधे आप ऐसे समझ लो कि अभी ब्लैक मनी को हम लॉन्ड्रिंग करके धो धा के उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इलीगल मनी को लीगल बना देना, ऐसा आप समझ लो अभी के लिए। हम मनी लॉन्ड्रिंग हम समझेंगे बाद में। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से हमने मनी की लॉन्ड्रिंग उसको रोकने के लिए आरबीआई को ये पावर दी गई कि अगर मनी की लॉन्ड्रिंग हो रही है तो आप इस एक्ट के द्वारा जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। इस एक्ट में बोला गया कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने की बात की गई। फॉरेन एक्सचेंज समझते हैं ना, रुपया, डॉलर, ये सब। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999। तो दीज आर सम एक्ट जिसकी वजह से आरबीआई को पावर है कि वो कुछ काम कर सके। तो पहले तो इससे बनाया गया, इसकी वजह से बैंक को रेगुलेट करता है, इसकी वजह से पेमेंट और सेटलमेंट को रेगुलेट करता है, इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग को रेगुलेट करता है, और इसकी वजह से पूरी ओपन इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है। समझ गए। तो हम अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर ये सब एक्ट बोलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इसका काम ही क्या था, वो काम ही कर रहा है। तो आप क्या करोगे, जब भी आप आंसर लिखोगे तो थोड़ा सा वेटेज डालने के लिए तो आप यहां पर डाल सकते हो कि बैंक को रेगुलेट कर रहा है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। उससे क्या होता है, वेटेज मिलता है कि आपको एग्जामिनर को समझ में आता है यस किससे ये पावर ड्राइव कर रहा है, ये भी समझा रहा है ये साथ में, है ना। तो अगर आपके पास वर्ड लिमिट है तो आप पुटअप कर सकते हो ऐसी चीजें, ठीक है। तो अगर आप एडिटोरियल पढ़ते होगे तो उसमें देखते होगे, जब भी कोई एडिटोरियल पढ़ा आपने तो वो एक्ट के हिसाब से, नाम के हिसाब से फिर बताते हैं आगे कि करना क्या है। यस ज्योति। सर ये पीएमएलए एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। यस। तो भारतीय रिजर्व बैंक हमने बना लिया, सेटअप इन 1935, वर्क्स एज पर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इनिशियली इसका हेडक्वार्टर जो आरबीआई का था वो कलकत्ता में था, लिखने उठना नहीं है ये सब।
1937 में इसका जो है हमने हेडक्वार्टर शिफ्ट किया मुंबई, बॉम्बे, ठीक है। आरबीआई हमेशा एक गवर्नर के द्वारा हेड किया जाता है और 4 डिप्टी गवर्नर साथ में होते हैं। ऑसबॉर्न स्मिथ जो थे वो पहले गवर्नर थे आरबीआई के। पहले जो इंडिपेंडेंट इंडिया के गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई जो थे जिसका नाम है बेनिगल रामाराव। लॉन्गेस्ट सर्विंग, बहुत दिनों तक सर्व करने वाले जो थे उनका नाम है बेनिगल रामाराव। 1949 से इन्होंने 1957 तक सर्व किया था। एंड आरबीआई का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइज्ड by the government of India in 1949 and it is fully owned by the government of India. तो आरबीआई is fully owned by the government of India. तो अगर आप देखें तो आरबीआई के गवर्नर इस समय कौन है? श्री शक्तिकांत दास साहब गवर्नर है। 4 डिप्टी गवर्नर कौन है? श्री एम.के. जैन, एम.डी. पात्रा, एम.आर. राव, श्री टी. रावी शंकर। तो आपने अगर देखा होगा तो ये भाई साहब आपको एडिटोरियल में भी दिखते होंगे, है ना। डॉक्टर एम.डी. पात्रा का एडिटोरियल आया, मैंने एक बार समझाया भी था आपको। तो ये एडिटोरियल आते कहाँ से और ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? आरबीआई का डेप्यूटी गवर्नर लिख रहा है, कम से कम कुछ तो इज्जत दो उस एडिटोरियल को, कुछ तो इज्जत देकर उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पर उसने आरबीआई के एंगल से चीजें बताई होंगी। कोई रेगुलेट कर रहा है पूरे बैंकिंग सेक्टर को, उसको पता है कि कैसी चीजें हो रही हैं पूरे बैंक बैंकिंग सेक्टर में, तो वो चीजों को अच्छी तरीके से बता सकेगा। तो ये जो इंटरनल चीजें होती हैं, जैसे एम.डी. पात्रा साहब ने कोई चीज बता दी, वो एडिटोरियल आया, तो उसको आप ढंग से पढ़िए क्योंकि वो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। उनकी बातों को आप आंसर राइटिंग में भी कोट कर सकते हैं, क्योंकि ये कहां से आ रहा है, पावर ड्राइव कहां से कर रहे हैं? आरबीआई से कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो इनकी बातों में दम होगा। तो आप व्यू पॉइंट, जो हम कहते हैं ना कि अपने व्यू पॉइंट्स लिखिए, अपने कोई व्यू पॉइंट नहीं होता है। अपने व्यू पॉइंट का मतलब है कि इनका व्यू पॉइंट लिखिए आप, इंटेलेक्चुअल पीपल का व्यू पॉइंट लिखिए, इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट लिखिए इकोनॉमी में। बात समझ रहे हैं आप? तो अगर इकोनॉमी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वहां पर जो रिसर्च होती है, वो जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो बाकी आगे की बातें करते हैं, उनके व्यू पॉइंट लिखिए। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर इस तरह से पूरा ढांचा होता है। गवर्नर होते हैं ऊपर, नीचे जो होते हैं वो डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। तो अगर आप देखें तो सबसे ऊपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, नीचे गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल, चीफ जनरल मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, डेप्यूटी जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, उसके नीचे मैनेजर्स, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स एंड सपोर्ट स्टाफ। इस तरह का पूरा जो है स्ट्रक्चर होता है आरबीआई का। लिखना विखना कुछ नहीं है, बस आपके दिमाग के फ्रेमवर्क के लिए बता रहा हूं, बस ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भाई ऐसा ऐसा होता होगा। साथ में अगर आप देखें इस समय डिप्टी गवर्नर कौन से थे, ये 4 मैंने आपके नाम बता दिए, जो कि मैंने आपको उनका चेहरा दिखा दिया। अब यहाँ पर एक चीज जो देखने वाली है वो आप देखिएगा, इनमें से कुछ नाम जो है बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, अभी वाले नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं, एक बार नाम देखने से कुछ होगा नहीं, बस देख लीजिए आप। सर ऑसबॉर्न स्मिथ से हमने शुरुआत की थी, याद है आपको? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आया जेम्स ब्रैड टेलर। उसके बाद कौन आया? सीडी देशमुख। ये है सीडी देशमुख, समझ आ गया कौन है? इनका चेहरा भी दिख रहा है। उसके बाद बेनिगल रामाराव, कितना लॉन्गेस्ट सर्विंग, कौन थे? बेनिगल रामाराव, 1949 से 1957। उसके बाद श्री के.जी. ये हो गए, एच.वी.आर. अयंगर हो गए, भट्टाचार्य जी हो गए, फिर एल.के. झा हो गए, बी.एन. हो गए, उसके बाद एस. जगन्नाथन हो गए, सेन गुप्ता हो गया, के.आर. पुरी हो गए, ये नरसिम्ह, ये आप देखिए श्री एम नरसिम्हम। आप नरसिम्हम रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो ये गवर्नर भी थे आरबीआई के एक समय पर। 77 से यहाँ पर बहुत छोटे काल के लिए गवर्नर थे, मई से नवंबर तक के गवर्नर थे श्री एम नरसिम्हम। तो इनको याद रखिएगा, इनके नाम को याद रखिएगा। फिर आईजी पटेल साहब बने। 82 से 85 मनमोहन साहब भी बने। तो मनमोहन साहब भी एक समय पर आरबीआई के गवर्नर थे, जो कि बाद में आपके चल के फाइनेंस मिनिस्टर भी बने थे, और फाइनेंस मिनिस्टर बनने के बाद एक समय पर क्या बने थे भाई? प्राइम मिनिस्टर भी बने थे, ठीक है। उसके बाद ए घोष बने, मल्होत्रा साहब बने, उसके बाद ये वेंकटरमन साहब बने और सी रंगराजन साहब बने। तो आप जो सी रंगराजन साहब को देखते रहते हैं, ये सी रंगराजन साहब कोई आम आदमी नहीं है, ये पूर्व गवर्नर हैं भारतीय गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और सी रंगराजन साहब को और आप कहां पर देखते हैं? जल्दी से कोई बता दो मुझको, एक आदमी हाथ खड़ा करके, कि सी रंगराजन साहब का आपने नाम कहीं और पे कहां देखा है? जल्दी बता दो सचिन साहब। सर अभी कुछ दिन पहले द हिंदू में एडिटोरियल था हाउ टू फेस, नहीं सर, वो रेपो रेट के अलावा और भी क्या हो सकते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के मेथड्स, यहाँ पर मैंने देखा। कहीं पर सी रंगराजन साहब का बड़ा प्रोमिनेंट नाम आपने देखा होगा, कहीं की चेयर है, अमल बताएगा। पॉवर्टी फार्मूला, हाँ पॉवर्टी फार्मूला हो गया। और कोई? रंगराजन कमेटी। और कुछ? बैंक्स। सर आईएमएफ। आईएमएफ में क्या? नहीं। और कुछ? अभी कुछ दिन पहले ही हम ही कंफ्यूजन में है कि आप लोग भी कंफ्यूजन में?
फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे थे, उसके चेयरमैन कौन थे? श्री रंगराजन साहब ही तो थे, गलत तो नहीं बोल रहा मैं भाई? फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन करता है पैसा, इतना बड़ा कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऐसे कैसे बोल रहे हो भाई? सी रंगराजन साहब वहां पर आते हैं। बिमल जालान साहब, ये कहीं पर आपने देखा? बिमल जालान कमेटी देखी होगी आपने, बिमल जालान साहब, तो कमेटी इन्होंने, इनके नाम पर क्यों बनी? क्योंकि इन्होंने काम किया। ये पहले क्या थे? ये गवर्नर ऑफ आरबीआई थे भाई। ऐसे आम लोगों की कमेटी थोड़ी ना बनती है, आप समझो। वाईवी रेड्डी साहब को आपने देखा होगा, 14th फाइनेंस कमीशन के कौन थे चेयरमैन? वाईवी रेड्डी साहब। 15th फाइनेंस कमीशन के कौन थे? सी रंगराजन साहब। डी सुब्बा राव को आपने देखा होगा, इनके बारे में सुना भी होगा, इनके एडिटोरियल भी आते रहते थे। रघुराम राजन साहब को कौन नहीं जानता है? रघुराम राजन साहब को आज भी इनके ट्विटर पे ट्वीट आते रहते हैं। उर्जित आर पटेल, इन्होंने तो लात मार दिया गवर्नर की कुर्सी को कि हम नहीं कर रहे गवर्नरशिप, हमको अपने इंडिपेंडेंट काम नहीं करने दिया जा रहा, ये है वो है। और ये हो गए श्री शक्तिकांत दास साहब। तो उर्जित आर पटेल कमेटी ने तो अभी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो हम पढ़ेंगे एसडीएफ, उसका रिकमेंडेशन भी इन्होंने दिया था। और ये है श्री शक्तिकांत दास साहब जो अभी गवर्नर हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि कुछ कुछ नाम आपको पता होना चाहिए, जैसे कि शक्तिकांत दास साहब हो गए, उर्जित आर पटेल साहब हो गए, रघुराम राजन साहब हो गए, सुब्बा राव साहब हो गए, वाईवी रेड्डी हो गए, बिमल जालान हो गए, श्री रंगराजन साहब हो गए, मनमोहन सिंह साहब हो गए, नरसिम्हम साहब हो गए, है ना, सीडी देशमुख हो गए, ऑसबॉर्न स्मिथ हो गए, बेनिगल रामा राव हो गए। ये कुछ नाम आपके होने चाहिए, है ना, ऐसा आपको पता होना चाहिए लगभग लगभग। ठीक है, यस ज्योति शर्मा। सर 15 फाइनेंस कमीशन तो एनके सिंह है ना चेयरमैन? एनके सिंह है तो हम गलती कर रहे होंगे, तो माफ कीजिएगा, है ना। एनके सिंह है तो हमने गलत पढ़ लिया होगा कहीं पे। हाँ एनके सिंह साहब है, माफ कीजिएगा, मेरी तरफ से गलती हो गई। तो सी रंगराजन साहब मैंने किसी और कॉन्टेक्स्ट में देखा होगा, माफ कर दीजिएगा, है ना, रुला मत दीजिएगा मुझको अभी। ठीक है, तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये थे। ठीक है, श्री शक्तिकांत दास साहब अभी के गवर्नर हो गए। ठीक है, ओके, तो यहां तक हो गया हमारा काम। अब आते हैं फंक्शन ऑफ आरबीआई की। तो आरबीआई के क्या फंक्शन है उसको हम देख लेते हैं, आरबीआई करता क्या। तो आरबीआई के बारे में आप पूरा समझ गए, अब हम इनके फंक्शन के बारे में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला इनका काम है इशू ऑफ द बैंक नोट्स। तो ये बैंक नोट जो है इशू करते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि ये बैंक नोट इशू करने के लिए कौन कौन है। आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री। लिख लीजिए, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री। एनके सिंह साहब, यस, सॉरी वही मैं सोच रहा था कि मैं ही मिस्टेक कर रहा हूं। RBI is the sole authority to issue currency in the country. 2 rupees and above notes are printed by RBI and distributed by the RBI. तो 2 रुपए का नोट और उसके ऊपर के नोट जो है RBI प्रिंट करता है और RBI ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। 1 rupee note and other coins, 1 rupee note and coins and other coins. तो 1 रुपये का नोट हो गया, 1 रुपये का कॉइन हो गया, और बाकी कॉइन्स आर प्रिंटेड मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रिंट करते हैं हमेशा हम पेपर को, और कॉइन को हमेशा मिंट करते हैं। ठीक है, तो मेटल को मिंट करेंगे और पेपर को हम प्रिंट करेंगे, इसलिए लिखा है प्रिंटेड स्लैश मिंटेड। प्रिंटेड किसके लिए यूज हुआ है? रुपी नोट के लिए। कॉइन्स के लिए क्या यूज हुआ है? मिंटेड। मिंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, but distributed by RBI on behalf of the government of India. तो 2 रुपए या उसके ऊपर के नोट जो है आरबीआई ही प्रिंट करता है, आरबीआई ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन जो 1 रुपए का नोट होता है और जो कॉइन्स होते हैं उसको गवर्नमेंट जो है प्रिंट या मिंट करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आरबीआई करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, डन। आरबीआई की क्या लिमिट है, कहां तक की नोट वो प्रिंट कर सकता है? तो आरबीआई कैन प्रिंट अ नोट अप टू ₹10,000। तो अभी मैक्सिमम कितना है? 2000 का नोट है, उसकी लिमिट क्या है? 10,000 तक का नोट वो प्रिंट कर सकता है। और गवर्नमेंट की जो कॉइन की मिंटिंग होती है उसके लिए एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन कॉइनेज एक्ट। तो फॉर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड, फॉर मिंटिंग ऑफ कॉइन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011, अकॉर्डिंग टू विच अ कॉइन अप टू ₹1000 कैन बी प्रिंटेड। तो एक सिक्का जो सबसे बड़ी वैल्यू का हो सकता है, फेस वैल्यू का, वो 1000 की हो सकता है। ये लिमिट है ना, अकॉर्डिंग टू विच अ कॉइन अप टू ₹1000 कैन बी प्रिंटेड।
मिंटेड लिखिए यहाँ पर, है ना, मिंटेड कॉइन है तो मिंट होगा, मिंटेड। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ दिस एक्ट, 50 पैसे coins cannot be used to settle a sum of rupees more than 10 rupees. 50 पैसे coins cannot be used to settle a sum of rupees more than 10 rupees. And for other coins, the maximum sum can be settled is rupees 1000. बाकी तो आप समझ गए होंगे। चौथा स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूं। चौथा स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूं। तो ये इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011 का इसका जो सेक्शन 6 है वो ये बोलता है कि अगर 10 रुपए का सेटलमेंट करना है, लेट्स से कि जोमेटो वालों से मैंने कुछ ऑर्डर किया और 10 रुपए की कोई चीज ऑर्डर की, 10 रुपए का वो ऑर्डर मेरे पास लेकर आया, तो मैंने क्या किया, 50-50 पैसे मेरे पास रखे हुए थे, तो मैंने 50-50 पैसे के पूरे इन्हों निकाल लिए और उसको 10 रुपए का जो सेटलमेंट करना था वो 50 पैसे के फॉर्म में कर रहा था। उसको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि 10 रुपए तक की लिमिट है, 10 रुपए तक का उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी अगर 10 रुपए तक का हमको क्लेम सेटल करना है, अगर 10 रुपए का ट्रांजेक्शन कर रहा है तो मैं 50 पैसे कॉइन्स के पूरे यूज कर सकता हूं, 50 पैसे कॉइन्स यूज कर सकता हूं और उसको सेटल कर सकता हूं। अगर मुझे 1000 रुपए की पेमेंट करनी है लेट से, तो मैं जितने भी कॉइन्स हैं उन सब का यूज करके मैं 1000 रुपए तक का सेटलमेंट कर सकता हूं, उसके ऊपर का नहीं। तो अगर जोमेटो से मैंने 2000 रुपए का कोई ऑर्डर मंगाया और मैंने उसको अपना गुल्लक फोड़ा और गुल्लक से जितने भी कॉइन्स निकले उसको देने की कोशिश की कि लो ले जाओ गिन लो, वो मुझको रैप्टा मार देगा कि साहब हम नहीं लेंगे, ये गिनने बैठेंगे रात में आपके पैसे, है ना, एक तो रात में सामान मंगा रहे ऊपर से गिनने बैठाओगे हमें, तो वो क्या बोलेगा कि 1000 रुपए तक का, हमने भी यूपीएससी की तैयारी की है, अभी हम राइडर हैं, है ना हम राइडर, तू गाना गाएगा उसका थोड़ी देर आपके सामने। उसके बाद वो क्या करेगा, आपसे 1000 रुपए का तो सेटलमेंट ले लेगा, 2000 का सेटलमेंट नहीं लेगा। समझ गए बात? ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सेटलमेंट का मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन को सेटल करना है। मतलब कि आपसे मैंने कोई सामान लिया, आपको पैसे दिया, सेटलमेंट हो गया। तो अगर सेटलमेंट 1000 रुपए से ज्यादा का सेटलमेंट करना है तो आपको नोट का यूज करना ही पड़ेगा, कॉइन्स के फॉर्म में आप नहीं कर सकते सर। बस इतना सा मतलब है। अगर आपको 10 रुपए का सेटलमेंट करना है तो 50 पैसे का कॉइन, आप सारे 50 पैसे के कॉइन्स यूज नहीं कर सकते हैं 10 रुपए से ज्यादा के लिए, 10 रुपए तक का कर सकते हैं आप, नॉट मोर देन 10 रुपीज। आई होप नाउ दिस इज क्लियर। ठीक है। तो आरबीआई जो है बेसिकली अगर नोट्स की बात करें तो 2 रुपए का नोट या उसके ऊपर के जो नोट हैं वो आरबीआई मिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करता है और आरबीआई ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन 1 रुपए का नोट गवर्नमेंट प्रिंट करता है और सारे कॉइन्स जो है गवर्नमेंट मिंट करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है? आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा समझते हैं कि क्या आरबीआई के पास कितनी पावर है कि वो कितने नोट इश्यू कर सकता है। उसके पास कुछ ना कुछ मिनिमम बैकिंग होनी चाहिए, है ना। तो हम जब पढ़े थे 2000 रुपए की नोट में हमने पढ़ा था ना कि मैं इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, तो वचन देने की पावर भी तो होनी चाहिए आरबीआई के पास। वो पावर कहां से डिराइव हो रही है? तो आरबीआई के पास कुछ ना कुछ बैकलॉग में होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से ये डिराइव कर सके, वो इश्यू कर सके नोट। तो वो पावर डिराइव कहां से हो रही है? पावर डिराइव हो रही है मिनिमम रिजर्व सिस्टम से, MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इतना रिजर्व आरबीआई के पास होना ही चाहिए अगर उसको करेंसी इश्यूज नोट जो है वो इश्यू करने हैं। तो आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम अंडर विच लिखिए जल्दी से, फिर मैं आपको समझाऊं। आरबीआई इशू करेंसी, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम आप डालिए हेडिंग और लिखिए आरबीआई इशू करेंसी, आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, on the basis of minimum reserve system under which it keeps a minimum backing of 200 करोड़ रुपीस। तो कम से कम बैक में ना हमारी तिजोरी के भीतर आरबीआई के 200 करोड़ रुपए होने चाहिए। 200 करोड़ रुपए कैसे होने चाहिए? 115 करोड़ गोल्ड में, तो 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए। 85 करोड़ रुपीस की फॉरेन करेंसीज होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखिए आउट ऑफ विच 115 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ वर्थ ऑफ फॉरेन करेंसीज। तो आरबीआई की एक तिजोरी होती है,
तो अगर मैं आपको आरबीआई की तिजोरी दिखाऊं तो आरबीआई का इसे हम फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो आरबीआई की जो तिजोरी है, ये तिजोरी है, इसमें होता क्या क्या है? फॉरेन करेंसी असेट होता है, यानी यहाँ पर कई कंट्रीज की जो फॉरेन करेंसी होती है, डॉलर हो गया, येन हो गया, युआन हो गया, रेनमिनबी हो गया, ये सब होता है यहाँ पर। साथ में इस तिजोरी में आरबीआई के पास गोल्ड भी होता है, रिजर्व ट्रांस पोजीशन भी होती है, और एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी होते हैं। ये रिजर्व ट्रांस पोजीशन क्या होता है, एसडीआर क्या होता है, ये आईएमएफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं, है ना, वो वहां पर समझेंगे। तो आरबीआई की तिजोरी में होता क्या है? फॉरेन करेंसी असेट होता है, डॉलर, येन, युआन, ढेर सारा होता है, गोल्ड होता है, रिजर्व ट्रांस पोजीशन होता है, एसडीआर होता है। तो यहां पर हम जो बोल रहे हैं कि आरबीआई के पास होना क्या चाहिए, तो आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की बैकिंग होनी चाहिए, जिसमें 115 करोड़ रुपए का गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसी असेट्स होने चाहिए। समझ गए? तभी आरबीआई चाहे जितना भी नोट इशू कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, इसको हमने 1986 में अडॉप्ट किया था बाय रिप्लेसिंग द प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। तो इसके पहले जो सिस्टम हुआ करता था, इसका नाम था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कीप्स द बैकिंग ऑफ 2/5 इन द गोल्ड एंड स्टर्लिंग सिक्योरिटीज एंड 3/5 इन द रूपी कॉइन। तो पहले ऐसा करते थे, 2/5 जो है वो गोल्ड एंड स्टर्लिंग सिक्योरिटीज में रखते थे, और 3/5 जो है वो रूपी कॉइन्स में रखते थे। पर क्योंकि यहाँ पर रूपी कॉइन्स में रखते थे, इसका मतलब हम कितना भी रुपए छाप सकते हैं, है ना, तो उसके हिसाब से, तो इसलिए हम इस सिस्टम को हटा दिया हमने। अब हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम को फॉलो करते हैं, जिसमें हम 200 करोड़ रुपए की बैकिंग रखते हैं, जहां पर 115 करोड़ रुपए का गोल्ड, 85 करोड़ रुपए का फॉरेन करेंसी असेट रखते हैं। सिंपल, ठीक है। तो आरबीआई का पहला काम क्या है? इशू ऑफ द बैंक नोट्स। इशू करता है बैंक नोट्स की। लिख लिया ना आपने? लिख लिया ना भाई? ठीक है, चलिए आगे। तो पहला काम हो गया आरबीआई का कि भाई नोट को इशू करे। दूसरा, आरबीआई जो है बैंकर टू गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को जब भी लोन की जरूरत पड़ती है या गवर्नमेंट को जब भी अपना डिपॉजिट रखना होता है, तो आरबीआई को यूज कर सकता है। तो बैंकर टू गवर्नमेंट क्या है? बैंकर टू गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का क्या बैंक है? गवर्नमेंट का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का बैंक क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी आरबीआई ऑल्सो हैंडल द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट को लोन चाहिए तो गवर्नमेंट क्या करता है? सबसे जाकर तो लोन मांगेगा नहीं कि भाई हमको पैसा दो, हमको पैसा दो। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करता है। नाउ यू रिमेंबर व्हाट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अ वे टू बोरो द मनी फ्रॉम द मार्केट। लेकिन गवर्नमेंट खुद जाकर मार्केट में पैसा बोरो नहीं करेगी, तो गवर्नमेंट अपने बैंक को भेजेगी, आरबीआई को, ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, कि तुम जाओ और पैसा बोरो करके लाओ। तो आरबीआई जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लेकर और सभी बैंकों को कहेगा कि लो मेरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज कर लो। तो एसबीआई हो गया, ये सब जितने भी बैंक हो गए, ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेंगे और आरबीआई को पैसा देंगे, आरबीआई जाके गवर्नमेंट को पैसा देगा। सिंपल। तो बैंकर टू गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट का बैंक है। तो अगर गवर्नमेंट को बोरोइंग पैसा चाहिए तो आरबीआई क्या करता है? उस चीज को हैंडल करता है। तो आरबीआई ऑल्सो हैंडल द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट। अंडरस्टूड? तो गवर्नमेंट का बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता है उसका कस्टोडियन कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि उसकी तिजोरी में ही फॉरेन करेंसी एसेट्स रखे जाते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जो आगे चल के आपके डॉलर एक्सचेंज रेट को बैलेंस करता है, मैनेज करके रखता है। क्योंकि हमारे पास है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। वो क्या होता है हम समझेंगे आगे जब हम ओपन मार्केट पढ़ेंगे, ओपन इकोनॉमी। तो आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टोडियन है। तो फॉरेन एक्सचेंज में आता क्या क्या है आप ये नोट डाउन कर सकते हैं? फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, रिजर्व ट्रांस पोजीशन आरटीपी, एंड एसटीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने पहले से लगा रखा है। तो सबसे ज्यादा क्या है? फॉरेन करेंसी एसेट, उसके बाद क्या है? गोल्ड, उसके बाद क्या है? आरटीपी, और सबसे लास्ट में क्या है? एसडीआर। तो मैंने ऑर्डर में ही पहले से सेट कर रखा है ताकि आप ऐसे ही पढ़ें, और कभी अगर आपसे ऑर्डर भी पूछा जाए तो ऑर्डर में ही आप तुरंत लगा सके, वहां पर याद ना करना पड़े आपको, क्योंकि मैंने इसी ऑर्डर में आपको लिखवाया। तो फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड, रिजर्व ट्रांस पोजीशन, एसडीआर। तो अभी अप्रॉक्स जो है आरबीआई का जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो अप्रॉक्स जो है $580 बिलियन के अप्रॉक्स है। ये एक समय पर 600 के ऊपर पहुंच गया था, 650 के अप्रॉक्स पहुंच गया था। अभी अप्रॉक्स 580 बिलियन डॉलर के अप्रॉक्स है। 580 मान लो, 600 मान लो, अप्रॉक्स इतना है। ठीक है।
तो आरबीआई जो है कस्टोडियन किसका है? फॉरेन एक्सचेंज का कस्टोडियन है। आरबीआई इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब किसी भी बैंक को, और बैंक को भी पैसे की जरूरत पड़ती है ना, बैंक को तो डिपॉजिट से पैसा आता है, लेकिन एक बैंक जो है किसी और बैंक से भी पैसा उधार में ले सकता है, क्योंकि अगर हो सकता है कि डिपॉजिट ज्यादा आ गए, कहा कि लाओ पैसा निकालो, हमारा डिमांड डिपॉजिट किए तुम्हारे यहाँ पर, तो अगर बैंकों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक किसी और बैंक से भी पैसा ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर बैंक को कहीं और से कहीं से भी पैसा ना मिले तो डैड बैठे। डैड कौन है? आरबीआई। आरबीआई कहेगा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, अगर तुमको कहीं से भी पैसा ना मिले तो लास्ट में मेरे पास आना, मैं तुमको पैसा दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आरबीआई इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आरबीआई इज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आरबीआई क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट है। तो अगर आईएमएफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करना है तो आरबीआई जाएगा। तो आरबीआई इज एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर अगर आईएमएफ में कोई मीटिंग है तो आरबीआई जाएगा। एंड आरबीआई के पास वेरियस काम है, जैसे कि प्रमोशनल काम, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग को प्रमोट करना, फोन बैंकिंग को प्रमोट करना, यूपीआई को प्रमोट करना। डेवलपमेंटल काम है, जैसे कि रीजनल ऑफिसेस बनाना, सब रीजनल ऑफिस बनाना, तो डेवलपमेंटल काम है, प्रोपोर्शनल काम है, वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता रहता है। लिखा आपने इतना, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि आरबीआई क्या था, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय पर, आप देख रहे हैं विजय भारती, और हम पढ़ रहे हैं मनी मार्केट, जिसको रेगुलेट करने वाले रेगुलेटर को पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसका फंक्शन है कि वो करेंसी नोट को इशू करता है, उसका फंक्शन है कि वो बैंकर टू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के जितने भी बोरोइंग प्रोग्राम है उसको हैंडल करता है आरबीआई। कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, लेंडर है लास्ट रिजॉर्ट का, एजेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन फॉरम्स लाइक आईएमएफ, प्रमोशनल वर्क करता है जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, यूपीआई को प्रमोट करता है, डेवलपमेंटल वर्क करता है जैसे कि रीजनल ऑफिस, सब रीजनल ऑफिस बनवाता है तो डेवलपमेंटल वर्क करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ आरबीआई। अगर थोड़े बहुत और फंक्शंस की बात करें, रोल की बात करें, तो अगर मैं आपको फिर से इसी चीज को, अब लिखिएगा मत, इसी चीज को मैं कैसे बता रहा हूं, इस फॉर्म में बता रहा हूं। सुपरवाइजर ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, मैंने आपको बताया ना, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई इज बैंकर टू बैंक, सभी बैंकों का डैड कौन है? बैंकों का भी बैंक कौन है? आरबीआई है। तो आरबीआई इज बैंकर टू बैंक एंड इट इज द गार्जियन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम एंड मनी मार्केट। तो पूरे मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाला कौन है? गार्जियन कौन है बैंकिंग सिस्टम का? वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जितने भी बैंक होते हैं वो सीआरआर का डिपॉजिट भी आरबीआई के साथ करते हैं। तो सीआरआर डिपॉजिट विद आरबीआई, बैंक विद आरबीआई, lend funds to commercial bank in the times of need, यानी lender of last resort भी यही है। RBI advises commercial bank on the monetary matters like moral suasion। तो RBI जो है बैंकों को टाइम पर समझाता भी रहता है, एडवाइस भी देता रहेगा, तुम ऐसा काम करो, तुम वैसा काम करो, तुम डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम करो, तो ये सारे काम करता रहता है। यानी दैट मींस कि सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम कौन है? आरबीआई। तो आप याद रखिएगा, पूरे बैंकों को, पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पूरे मनी मार्केट को रेगुलेट करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का। तो ये किसके एक्ट के द्वारा ड्राइव होता है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 1999, इसलिए आपको पढ़ाया था। तो आरबीआई जो है फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज कैसे करता है, उसके पास से पावर कहां से आती है? कस्टोडियन कैसे है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का? ये पावर आती है फेमा से, फेमा ऑफ 1999। आरबीआई इज बैंकर टू बैंक, आरबीआई इज द इशूअर ऑफ द करेंसी एंड आरबीआई इंप्लीमेंट्स मॉनेटरी पॉलिसी। ये क्या होते हैं हम अभी समझते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है एंड आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का पब्लिक डेट मैनेजमेंट, पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट का बोरोइंग प्रोग्राम, जो मैंने अभी आपको लिखवाया, तो बोरोइंग प्रोग्राम जो हैंडल करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट बिकॉज इट हैंडल्स द बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। समझ आ गया बाकी सब कुछ? डन। तो एक चीज हमें समझ में आई कि ये मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। मॉनेटरी पॉलिसी का सिंपल सा मतलब है कि आरबीआई जो है पूरे मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। बड़े ध्यान सुनिएगा, मनी सप्लाई को, तो जो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करने का काम किसका है? आरबीआई का है। तो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जब इंप्लीमेंट करता है तो वो सिंपल सा एक काम करता है, वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। और ये पावर मिली कहां से? आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से। तो आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड दिस पावर इज गिवन बाय द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, है ना। आपको समझ में आना चाहिए कि पावर कहां से मिल रही है, ऐसा कर क्यों रहा वो। तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है हमारी, उसका मतलब आप ये अभी समझिए ये कि हम मनी को सप्लाई को कंट्रोल करेगा आरबीआई, और इसकी पावर जो मिल रहा है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 से मिल रहा है। लिख लीजिए इस चीज को, नोट डाउन कर लीजिए।
अरे अरे माफ कीजिएगा भाई, गलती से मिस्टेक हो गया। आ रहा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, the power is given by the RBI Act of 1934. Power is given by RBI Act of 1934. ठीक है, लिख लिया आपने? ये दिख रहा है सवाल आपके सामने, इसको लगाइए भाई, फिर आगे बढ़ते हैं। चैट में जवाब दीजिएगा अपना। सिंपल है, 2012 का सवाल है, आपसे 10 साल छोटा सवाल है, सिंपल ही होगा उस समय तो। RBI act as a bankers bank, what does it mean? इसका मतलब क्या है कि other banks retain their deposit with the RBI, ठीक है। RBI lends funds to the commercial bank in the time of needs, banker to bank. RBI advises the commercial bank on the monetary matters. RBI is the supervisor of the financial system. कर सकता है बिल्कुल। तो आंसर क्या होगा? 1 2 3। अगर मुझे नहीं भी पता होता ना कि ये सब करता है, और मुझे पता होगा कि ये रेगुलेटर है, पूरे मनी मार्केट को रेगुलेट करता है, डैड है, तो मैं बस इस बात से इस सवाल को लगा लेता, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सब करता है वो, कॉमन सेंस है। दूसरा पढ़िए आप, 2013 का सवाल। RBI regulates the commercial banks in matters of, ठीक है, 1 2 3 4। किसी को डाउट? लिक्विडिटी ऑफ असेट, ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक, वाइंडिंग अप ऑफ बैंक। तो RBI जो है पूरे बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, सारे काम करेगा वो, है ना। लिक्विडिटी ऑफ असेट, CRR, SLR अभी हम पढ़ेंगे, ब्रांच का एक्सपेंशन, है ना, मर्जर ऑफ बैंक, वाइंडिंग अप यानी बैंक को बंद कर देना, सही से काम नहीं कर रहा तो बंद कर देगा, जाहिर सी बात है, रेगुलेटर है तो बंद भी कर देगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब RBI की एक चीज समझ लेते हैं, जो है हम समझ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी, RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब है दो, सिर्फ दो। पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव उसको ये है कि वो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, यानी GDP को ग्रो करने में हेल्प करेगा। तो RBI का सिंपल सा काम ये है मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते समय कि वो दो काम करेगा। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करेगा, दूसरा है कि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो वो ग्रोथ को प्रमोट करेगा, GDP को ग्रो करेगा। अब बात समझिएगा, ये इन्फ्लेशन किस इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं? तो हमने एक बात की थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड की, है ना। आज भी आपने अगर वीडियो देखी हो तो हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड की बात की थी। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड पूरा होता है कि अगर आप एकदम छोटे बच्चे हैं, छोटी बच्ची हो क्या, अगर एकदम ही छोटे बच्चे हो तो कोई बात नहीं, अभी हम जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो वहां पर हम पूरा समझेंगे। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है, बस आप इतना समझो। और ये मेजर करता है, और इन्फ्लेशन की अगर रेंज, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रेंज जो है 4 ± 2% है, यानी अगर इन्फ्लेशन जो है 2 से 6% के बीच में है, तो ये इन्फ्लेशन हम बोलेंगे कंट्रोल में। तो RBI बोलता है कि अगर CPI कंबाइंड जो है अगर 2 से 6% के बीच में है, इन्फ्लेशन अगर 2 to 6% के बीच में है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। अगर 2 से नीचे चला गया यानी बहुत कम इन्फ्लेशन हो गया, और या 6% से ऊपर चला गया, तब RBI जो है इंटरवीन करेगा और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ये बोलती है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन बाय द वे होता क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। अगर कोई चीज पहले 50 रुपए की मिल रही है
अब वो जाके 60 रुपए की मिलने लगे, दैट मीन्स की राइज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इन्फ्लेशन। दूसरा आप क्या कह सकते हैं, डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। हमने परचेजिंग पावर की बात और भी कहीं की थी, जब हम परचेजिंग पावर पीपीपी की बात कर रहे थे जीडीपी के कॉन्सेप्ट में, वहां पर भी हमने बात की थी। परचेजिंग पावर का मतलब है कि रुपया की खरीदने की क्षमता क्या है। तो अगर कोई चीज, लेट से पहले हम 100 रुपए में 100 रुपए में अगर हम पहले 5 समोसे खरीद पाते थे, 5 समोसाज, क्योंकि समोसा के दाम बढ़ गए हैं, तो एक तरीके से ये हम सोच सकते हैं कि इन्फ्लेशन आ गया। ये दूसरा हम ये सोच सकते हैं कि अगर इसी 100 रुपए में अगर 4 समोसे आते हैं तो इस पैसे की खरीदने की क्षमता कम हो गई। तो यही 100 रुपए की नोट जो थी, जिसकी परचेजिंग पावर ज्यादा थी, पहले 5 समोसे खींच के लाता था, अब ये थोड़ा सा कमजोर हो गया, ये 4 ही समोसे ला पाता है। तो इन्फ्लेशन के 2 मेन कॉन्सेप्ट हैं। पहला, ये तो आप ऐसा समझ लो कि चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, या दूसरा आप ऐसा समझ लो कि आपके पास जो नोट है उसकी परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता कम हो रही है। अब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगा कैसे, ये कैसे अज्यूम करें कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इन्फ्लेशन 2 ही तरीके से बढ़ सकता है, या तो आप चीजों की खूब ढेर सारी डिमांड करो, तो आपको लेट्स से कि आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, और पूरा इंडिया चिल्लाने लगे कि आईफोन चाहिए। आईफोन की सप्लाई उतनी है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई। अगर सब लोग डिमांड करना शुरू कर दें कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, तो अगर किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है, तो उसकी वजह से चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। अब ये बात समझते हैं, फील्ड से भी समझते हैं, इसको मैं प्रूफ करके भी दिखा दूंगा। उसकी वजह से क्या होगा, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, दैट मीन्स कि इन्फ्लेशन आ जाएगा। दूसरी चीज हो सकती है कि किसी की सप्लाई बहुत कम हो गई है ना, उसकी डिमांड पहले से इतनी थी, इतनी ही है डिमांड, लेकिन सप्लाई पहले बहुत ज्यादा थी, अब बहुत कम हो गई सप्लाई। तो सप्लाई कम होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा, क्योंकि उसकी चीजों की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है, ये सप्लाई की वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है, ये दोनों की वजह से साइमल्टेनियसली भी हो सकता है। तो अगर हम यहां पर एक चीज समझे, अज्यूम कर लेते हैं कि डिमांड साइड से इन्फ्लेशन है, यानी लोग बहुत ढेर सारा डिमांड कर रहे हैं। तो लोग डिमांड किसकी वजह से कर रहे हैं, तो मैंने आपको डिमांड का मतलब समझाया था। अगर कोई फोकट में डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को हम काउंट नहीं करेंगे जब तक वो परचेज करने की पावर ना हो उसके पास। तो अगर मेरे पास लाख रुपए नहीं है और मैं जबरदस्ती कह रहा हूं कि मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डिमांड, बिकॉज आई डोंट हैव द परचेजिंग कैपेसिटी टू डिमांड दैट प्रोडक्ट। तो मेरे पास वो परचेजिंग पावर नहीं है कि मैं उसको डिमांड कर सकूं। तो डिमांड हम तभी काउंट करेंगे जब आपके पास परचेजिंग पावर हो। दैट मीन्स कि यहां पर क्या होगा, आपके हाथ में पैसे होने चाहिए साहब। तो अगर आपके हाथ में पैसे हैं तो आप डिमांड कर पाओगे, तभी इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अगर आपके हाथ में पैसे हैं, तो अगर आपके हाथ में पैसे खींच लें, उसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी में अगर आप मनी सप्लाई को खींच लो, कम कर दो, तो आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात समझिएगा, यहां पर हमने एक चीज जो देखी यहां पर ऊपर, ये क्या थी, ऐसा कुछ सिस्टम था, ऊपर आरबीआई था, ये बैंक थे, ये पब्लिक थी। इन्हीं पब्लिक के हाथ में बहुत ढेर सारा पैसा था, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही थी। तो इनके हाथ में पैसा आया कहां से, क्योंकि बैंकों ने खूब ढेर सारा लोन दिया। इन्होंने बैंकों से गए और चीपली लोन अवेलेबल था, लो इंटरेस्ट रेट पे लोन अवेलेबल था, ये गए भाग भाग के खूब ढेर सारा लोन ले लिया। तो अगर बैंक ने खूब ढेर सारा लोन दे दिया, तो उसकी वजह से इकोनॉमी में क्या हुआ, मनी सप्लाई बढ़ गई। और अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो इनके हाथ में खूब ढेर सारे पैसे बढ़ गए। इन्होंने फूड की डिमांड करना शुरू कर दी, इन्होंने ऑयल की डिमांड करना शुरू कर दी, कार की डिमांड शुरू कर दी करना। उसकी वजह से क्या हुआ, सब चीजों में उनके प्राइस बढ़ने लगे। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ने लगा। तो इकोनॉमी में अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अगर मुझे इन्फ्लेशन को कंट्रोल में करना है, तो मैं सिंपल सी एक चीज करूं, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लूं। तो अगर मेरे हाथ में ये पावर हो गई कि मैं मनी सप्लाई के साथ खेल सकता हूं, तो मैं अपने आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर जिस दिन मुझे लगा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो मैं बैंकों से बोलूंगा, बैंक ऐसा करो, अपने लोन का जो है लेंडिंग रेट बढ़ा दो, महंगे कर दो लोन, कोई लोन लेने नहीं आएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, लोग लोन लेने नहीं आएंगे, उनके हाथ में पैसे नहीं होंगे, वो डिमांड नहीं करेंगे, और इन्फ्लेशन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वो डिमांड कम करना शुरू कर देंगे। तो व्हाई आई एम सेइंग कि आरबीआई इस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए ही इज द कंट्रोलर ऑफ द मनी सप्लाई, क्योंकि गेम मनी सप्लाई का है साहब, कि मनी सप्लाई को किसी तरह से कंट्रोल कर लो। अगर मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया आपने, तो आप अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को आराम से इंप्लीमेंट कर सकोगे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रख सकोगे। लेट्स से कि इन्फ्लेशन 6% के ऊपर चला गया, 7%, 8% चला गया, यानी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, डिमांड को सक कर सकते हो, मनी सप्लाई को कम कर दो आप। लेकिन अगर इन्फ्लेशन जो है 2% से नीचे चला गया, बहुत कम इन्फ्लेशन है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, कंज्यूम ही नहीं कर रहे कि हमको नहीं चाहिए, हमको खरीदना ही नहीं कुछ भी, तो आप उनकी डिमांड कैसे बूस्ट करो,
बैंकों से बोलो कि यार इनको खूब सस्ता लोन दो, चीप लोन दो, फोन कर करके लोन बेच डालो। क्या लो भाई साहब आपको लोन चाहिए, अरे हम आपको इतने में लोन दे रहे हैं, आप लोन हमसे ले लो, हम आपको साथ में चॉकलेट भी देंगे। आप कुछ भी करके लोन दे दो इकोनॉमी में। तो अगर आप चीपली लोन दे दोगे तो खूब ढेर सारे लोग लोन ले लेंगे जबरदस्ती में, और उसकी वजह से वो इकोनॉमी में डिमांड करेंगे, उसकी वजह से फिर से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन एक रेंज में रखेंगे, 2 to 6% की रेंज में रखेंगे। आई होप कि आप बात समझ गए, अभी मोटा मोटा जो मैंने आपको समझाया वो आप बात समझ गए। तो बात मैं आपको ये समझा रहा था, कहां गया यस, कि आरबीआई जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, 10 इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगा। तो आरबीआई क्या करेगा, बैंकों के द्वारा जितना क्रेडिट दिया जाता है उसको कंट्रोल करेगा, हेंस वो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, हेंस वो इकोनॉमी में डिमांड को कंट्रोल करेगा, एंड हेंस वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेगा। तो अगर इन्फ्लेशन डिमांड साइड से है बॉस, तो आरबीआई हैज द कैपेसिटी टू प्रिवेंट दैट इन्फ्लेशन, बढ़ने से रोक सकता है, ज्यादा नीचे जाने से भी रोक सकता है। इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत, सब कॉन्सेप्ट बैठ रहा है, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट इमेजिन कर पा रहे हो। मैंने आपको 3 लेवल बनाया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर जो मैंने लिखा, ये एक्ट कौन सा है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 गिव्स द आरबीआई द पावर टू कंट्रोल दिस मनी सप्लाई टू इंप्लीमेंट द मॉनेटरी पॉलिसी। यस, ठीक है, ओके। तो यहां पर लिख लीजिए एक टर्म लिखिए, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑफ कंट्री। आरबीआई is the controller of credit created by the commercial bank of the country. That means कि बैंक जितना लोन दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट का मतलब है कि लोन देना। तो अगर बैंक जितना भी लोन दे रहे हैं उसको कंट्रोल कौन करने का काम कर रहा है, आरबीआई कर रहा है। तो आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री, क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। फॉर कंट्रोलिंग इट यूजेस 2 मेथड which are also known as credit controllers। तो आरबीआई के पास 2 तरीके हैं इस क्रेडिट को कंट्रोल करने के। अगले E4 शीट में ये चार्ट बनाइएगा, अगले E4 शीट में ये चार्ट बनाइएगा। तो आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई के पास 2 मेथड है जिसकी वजह से वो बैंकों के द्वारा जितना भी क्रेडिट दिया जाता है उसको कंट्रोल कर पाता है। वो मेथड है जिसका नाम है क्रेडिट कंट्रोलर्स। एक मेथड है क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा मेथड है क्वालिटेटिव मेथड। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्वांटिटेटिव मेथड में क्या करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड में क्या करेंगे। क्वांटिटेटिव मेथड में क्वांटिटी को कंट्रोल करेंगे, क्वालिटेटिव मेथड में क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे, बस। तो क्वांटिटेटिव मेथड में लिख लीजिए बैंक रेट, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ये सारे मेंशन कर लीजिए ऐसे एक साइड पर। और क्वालिटेटिव मेथड में लिख लीजिए राशनिंग ऑफ क्रेडिट, और यहीं पे कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का। दूसरा है रेगुलेटिंग लोन्स फॉर कंजम्पशन पर्पस, रेगुलेटिंग लोन फॉर कंजम्पशन पर्पस। तीसरा है वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, और चौथा है मोरल सुअजन एंड डायरेक्ट एक्शन। ये ऐसे कैसे नोट डाउन कर लीजिए। अभी तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है, जब तक सब लोग नोट कर रहे हैं। अभी तो मैं बहुत बोरिंग पढ़ा रहा था, मुझे पता है ये बोरिंग था ही, मैं क्या करूं उसमें, है ना, आरबीआई एक्ट बताना, पूरी हिस्ट्री बताना, लेकिन अब मजा आएगा, कॉन्सेप्ट अब शुरू होते हैं। Quantitative method and qualitative method. Bank rate, CRR, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio, repo rate, reverse repo rate, marginal standing facility, open market operation, liquidity adjustment facility, standing deposit facility, quantitative easing. Qualitative method में rationing of credit, priority sector lending concept, regulating loan for consumption purpose, regulating loan for consumption purpose, variation in marginal requirement,
वेरिएशन इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट, moral suasion and direct action, moral suasion and direct action. यहां लिख लिया, डन। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी, सिंपल सी बात कुछ समझाई। वो क्या है, आरबीआई ऊपर बैठा है, सबसे ऊपर आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीचे बैंक है। बैंक लोगों को क्या देते हैं, पब्लिक को क्रेडिट देते हैं, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है। इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होगा, मनी सप्लाई को कंट्रोल करके, ठीक है, यही बताया है। तो सिंपल से मैंने ये बताया है आपको कि आरबीआई जो है क्रेडिट को कंट्रोल करता है, तो बैंक जितना क्रेडिट देते हैं उसको कंट्रोल करता है। अगर उसको कंट्रोल करता है, हेंस वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, और अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करता है तो वो डिमांड को कंट्रोल करता है, और डिमांड को कंट्रोल करता है तो हेंस लोगों अगर डिमांड कम करेंगे तो इन्फ्लेशन काबू में आएगा। तो इन्फ्लेशन बढ़ाना है कि घटाना है, उसके हिसाब से वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और इन्फ्लेशन की रेंज क्या है, सीपीआई कंबाइंड 4 ± 2%, ठीक है। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम यहां से शुरुआत नहीं करेंगे क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। पहले तो मैं आपको यह समझाऊंगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, किस तरह से चीजें वर्क कर रही हैं, किस तरह से आप डिमांड कब कम करते हैं कब ज्यादा करते हैं, उसकी वजह से क्या प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, किसी भी कमोडिटी का क्या प्राइस होगा, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो हम लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। उसके बाद हम समझेंगे कि डिमांड फॉर मनी, हम मनी की डिमांड करते क्यों हैं, और फिर हम समझेंगे मनी सप्लाई का कॉन्सेप्ट। वहां पर हम ब्रॉड मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है, वो सारा हम समझेंगे, और उसके आगे की चीजें हम बात करेंगे। तो अभी मैं इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड समझाना थोड़ा सा बड़ा है, इसको 15 मिनट में खत्म नहीं होगा। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे, क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड पे। तो अगली जो A4 शीट होगी उसमें हम कल लॉ ऑफ डिमांड से मैं आपको बताना शुरू करूंगा चीजें। यहां तक आपको अगर कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं यहां तक में। तो वो तो थ्योरी पार्ट आपको समझ में आ गया कि आरबीआई कैसे बना, है ना। और यहां पर मैंने आपको रोल समझा दिए, फंक्शन समझा दिए, बाकी जितने भी गवर्नर थे आरबीआई की वो बता दिए मैंने, इंपॉर्टेंट नेम्स बता दिए, ठीक है। एनी क्वेश्चन दैट यू हैव, नो, ठीक है, ओके देन, टेक केयर, है ना। कल मिलते हैं अगली क्लास के लिए, ओके, ठीक है। नहीं है ना क्वेश्चन, ठीक है, ओके, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।